हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल क्योंकि वो बीवियां बदलते थे का चौथा भाग। लीमोजीन में बैठती मैंने विभा से वह कहा जो गोपाल मराठा के सामने नहीं कह सकता था। विभा, अब जो स्टोरी खुलकर सामने आई है उसकी रोशनी इतनी चकाचौंध कर देने वाली है कि मेरे दिमाग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतना ज्यादा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई अगर वही है जो छंगा भूरा ने बताई, तो जहां वह सवाल उठता है जो मैंने गोपाल मराठा के सामने पूछा, उससे भी ज्यादा पुरजोर अंदाज में उठता है ये सवाल कि चांदनी का मकसद यदि खुद को रतन बिरला की हत्या के इल्जाम में फंसाना ही था, तो फिर हमारे पास क्यों आई थी। क्यों हमसे तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व करने के लिए कहा। क्यों ये कहा कि विभा जंदल से कहो कि इस केस का दूध पानी का पानी कर दे। विभा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि छंगा बूरा झूठे हो सकते हैं। ऐसा क्यों, शगुन ने पूछा। क्योंकि वे झूठ बोलने की पोजीशन में ही नहीं थे, और जिस स्टेज पर अब वे हैं वहाँ उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर वे सच्चे हैं तो बाकी तो सभी झूठे हुए। मैंने सभी घटनाओं पर अपनी दिमागी सोच घुमाते हुए कहा, अवंतिका तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में पहले ही झूठी साबित हो चुकी है। अब तो संजय भी झूठा है। अगर चांदनी 12:30 बजे ही उसकी इनोवा लेकर रतन बिरला की लाश सहित छंगाबूरा की खोली पर पहुंच गई थी, तो 2 बजे गुलमोहर की पार्किंग से उनकी गाड़ी कैसे गायब हुई। गाड़ी 2 बजे गायब नहीं हुई। 2 बजे तो बकौल संजय उन्हें पता लगा कि गाड़ी गायब है। वह 11 बजकर कुछ मिनट पर भी गायब हुई हो सकती है, क्योंकि उसे वे 11 बजे गुलमोहर की पार्किंग में खड़ी करके होटल के अंदर चले गए थे। हाँ, ये तो है। एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही आंटी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि चांदनी ने हमसे इतने लंबे लंबे झूठ क्यों बोले। एक तरफ वह रतन बिरला की लाश के साथ छंगाबूरा के पास पहुंचती है और उनसे कथित सौदा करती है, दूसरी तरफ हमारे पास आती है, केस में आपका दखल चाहती है, लेकिन हमें यह सच्चाई नहीं बताती कि अपने एटीएम से पैसे उसी ने निकाले थे। छंगा बूरा को उसने वे 50,000 ही नहीं बल्कि 2 बार में करके 4 लाख रुपए और दिए थे। वह आखिर चाहती क्या है। रतन की हत्या के इल्जाम में फंसना या बचना। आखिर खेल क्या खेल रही है वह। तुम दोनों के दिमागों में अब जाकर ये सवाल घूम रहा है जिन्होंने मुझे इस केस में दिलचस्पी लेने पर मजबूर किया। और मैं खुद भी इन्हीं सवालों के जवाबों की तलाश में हूँ, इसलिए मेरा भेजा मत चाटो। इनके जवाब केवल चांदनी दे सकती है और इस वक्त हम उसी के दौलत खाने पर जाना है। जहाँ इतना धैर्य रखा है वहाँ थोड़ा और रखो। हो सकता है वहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाए। कहने के साथ उसने अपने मोबाइल पर कोई नंबर पंच किया था। मेरे कुछ भी कहने से पहले विभा ने मोबाइल कान से लगाया और बोली, क्या हो रहा है। जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया। उसे सुनकर विभा पुनः बोली, कोई नहीं आया। पता नहीं किसने क्या कहा। ताला ज्यों का त्यों लगा, विभा ने पूछा। शायद हाँ कहा गया। तुम एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटोगे और पूरी तरह चौकस रहना है। कहने के बाद विभा ने संबंध विच्छेद कर दिया। शगुन ने पूछा, अब आप किससे बात कर रही थी आंटी। अभिक से। कहाँ है वे, कहाँ ताला। बात अधूरी रह गई। विभा के मोबाइल से गायत्री गायत्री मंत्र की धुन निकलने लगी थी। उसने पुनः मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नाम देखने के बाद ऑन करने के साथ कान से लगाती बोली, हाँ वीणा कहो। वीणा का नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो उठा। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। निश्चित रूप से विभा ने वीणा और अभिक को किन्हीं महत्वपूर्ण मोर्चों पर तैनात कर रखा था। अब तो मेरे कानों में बस एंड सुन पता नहीं क्या है सुनने का इंतजार था कि वे थे कहाँ और उनके जरिए कौन सा धमाका सामने आने वाला था। यही क्षण था जब शायद विभा के दिमाग में धमाका हुआ। दूसरी तरफ से वीणा की बात सुनकर वह चीख सी पड़ी थी। ये क्या कह रही हो वीणा, ये क्या कह रही हो तुम। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया। उफ। विभा बेहद उद्वेलित नजर आने लगी थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, कुछ करो या ठहरो, मैं वहीं आती हूँ। कहने के तुरंत बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया था। मुझसे पहले शगुन पूछ बैठा, क्या हुआ आंटी। मगर विभा ने जवाब नहीं दिया। उसने तेजी से मोबाइल के बटन दबाए थे। विभा को उतनी बेचैन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही जल्दी उसने अपने इच्छित नंबर पर संबंध स्थापित करके कहा, विभा बोल रही हूँ कमिश्नर साहब। निजामुद्दीन पुल से अभी अभी एक लड़की ने यमुना में छलांग लगा दी है। अपनी पुलिस को सक्रिय कीजिए, गोताखोर भेजिए, कुछ भी कीजिए मगर उस लड़की को बचाइए। जिस केस के लिए मैं दिल्ली आई हूँ वह उस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कहने के तुरंत बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया था। ऐसा शायद इसलिए किया था क्योंकि बातें करने में वह कमिश्नर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उधर उसने तेज स्वर में शोफर से निजामुद्दीन पुल की तरफ चलने के लिए कहा। इधर शगुन ने पूछा, क्या हुआ आंटी, सुना नहीं तुमने।
किसने यमुना में छलांग लगा दी? चांदनी ने। क्या बात कर रही हो विभा? पागलों की सी अवस्था में मैं चीख पड़ा। ये क्या कह रही हो तुम? शगुन सन, उसके मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं रही थी। विभा की तरफ वह ऐसे अंदाज में देखता रह गया था जैसे शून्य को निहार रहा हो। हालत मेरी भी वैसी ही थी। ये सच है वेद, तुम समझ ही गए होगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे वीणा ने दी है। मेरे निर्देशों के मुताबिक वह उसी पर नजर रखे हुए थी। उसने बड़ी अजीब बात बताई है। क्या बताया उसने? वीणा का कहना है कि चांदनी और अशोर एक गाड़ी में उधर जा रहे थे। वह उन्हें फॉलो कर रही थी। पुल के बीचों बीच पहुंचकर अचानक गाड़ी फुटपाथ पर रुकी। वीणा ने अपनी गाड़ी उनके काफी नजदीक रोकी। उसने देखा कि चांदनी और अशोक गाड़ी से उतरे, आपस में कुछ बातें करते रेलिंग के नजदीक पहुंचे और फिर अचानक ही चांदनी ने यमुना में जंप लगा दी। ऐसी उम्मीद शायद अशोक को भी नहीं थी। वह एकाएक ही चांदनी को हवा में लहराते देख बौखला गया, चीखने चिल्लाने लगा। उधर चांदनी यमुना के पानी से जा टकराई थी। वहां भीड़ लग गई है, हंगामा मचा हुआ है। नहीं, चांदनी इस तरह डूब नहीं सकती, शगुन ने कहा। विभा ने कहा, वीणा के मुताबिक यमुना में बहुत पानी है, चाहे जितना पानी है, शगुन बोला। मुझे ट्रेनिंग के दिन अच्छी तरह याद है, वह एक अच्छी तैराक है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी उम्मीद सही साबित हो, चांदनी जिंदा मिल जाए। लेकिन स्विमिंग पूल और यमुना में बहुत फर्क होता है, और उसकी हरकत बता रही है कि वे जीना नहीं चाहती। पर क्यों? मैं चीख पड़ा। क्यों जीना नहीं चाहती वे? ये तो वही जाने। मरने की इच्छा रखने, मरने की कोशिश करने और सचमुच मर जाने में बहुत फर्क होता है आंटी। आदमी जब मरने लगता है तो बचने के लिए हाथ पैर जरूर मारता है, और अगर चांदनी ने ऐसी कोई कोशिश की तो कुशल तैराक होने के कारण शायद वह बच जाए। ये हो क्या रहा है विभा? मेरा दिमाग पिंड बनकर अंतरिक्ष में तैर रहा था। चांदनी ने आखिर ऐसा क्यों किया? गाड़ी में खामोशी छा गई, जो इस बात का घोतक थी कि मेरे सवाल का जवाब विभा के पास भी नहीं था। निजामुद्दीन पुल पर पहुंचने में हमें 30 मिनट लग गए। बहुत भीड़ थी वहां। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ट्रैफिक जाम था। पुलिस वाले बहुत ही मुश्किल से उसे संचालित किए हुए थे। फायर ब्रिगेड की अनेक गाड़ियों की सर्च लाइटें यमुना के पानी पर दूर दूर तक दौड़ी फिर रही थी। उन्हीं के प्रकाश दायरे में कभी कभी वे गोताखोर नजर आ जाते थे, जो शायद चांदनी की तलाश में थे। 2 हेलीकॉप्टर यमुना के ऊपर दूर दूर तक चक्कर लगा रहे थे। उनसे निकलने वाली तेज सर्च लाइटें भी यमुना के पानी को ही खंगाल रही थी। कहने का मतलब ये है कि कमिश्नर ने विभाग के कहने पर वे सभी इंतजाम किए थे जो रात के उस वक्त हो सकते थे। भीड़ को चीरती हुई भीड़ हमारे नजदीक आई। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत और खौफ के भाव थे। विभा के नजदीक पहुंचते ही वो बोली, गजब हो गया बहू रानी, मेरे देखते ही देखते। तुमने ध्यान से देखा था ना? विभा ने पूछा। यमुना में उसने खुद ही छलांग लगाई थी, अशोक ने धक्का तो नहीं दिया था उसे? नहीं, वीणा बोली। इसी बात पर तो मुझे आश्चर्य है, वरना तो इस बात के प्रति तो आपने मुझे सतर्क कर ही दिया था कि अशोक या कोई और चांदनी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी हत्या की कोशिश भी की जा सकती है, और मेरा काम ऐसी किसी कोशिश को नाकाम करना है। इस सबके प्रति मैं सतर्क भी थी, लेकिन उसने तो खुद ही यमुना में छलांग लगा दी। उस दृश्य को देखकर मैं भौचक्की रह गई। कुछ अंदाजा है कि वे क्या बातें कर रहे थे? मैं उनके इतनी नज़दीक नहीं थी। वह तो मैं समझ सकती हूँ, विभा ने कहा, पर यहाँ काफ़ी रोशनी है। उस वक्त तुमने मूड तो देखा होगा दोनों का, वे नॉर्मल थे? खुश थे या गुस्से में और झगड़ते हुए नजर आ रहे थे? मुझे तो नॉर्मल ही लगे। उसके बाद विभा ने कुछ नहीं पूछा। हम लोग जल्दी उस स्पॉट पर पहुंच गए जहां से चांदनी ने छलांग लगाई थी। उस छोटे से हिस्से को पुलिस ने घेर रखा था। उस घेरे के अंदर केवल एक सिविलियन था, बदहवास हालत में। उसे कई पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। वीणा ने बताया कि वह अशोक है। रेलिंग के नजदीक पहुंचकर हमने देखा कि 10-12 गोताखोर यमुना में उधर उधर तैरते फिर रहे थे। तभी एक बार फिर विभा के मोबाइल ने गायत्री गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। फोन कमिश्नर का था। उसने बताया कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की नहीं मिल पाई है। अंधेरा भी बाधक बना हुआ है। समय अगर दिन का होता तो सहूलियत रहती। विभा ने कहा, मैं घटनास्थल पर पहुंच चुकी हूँ। क्या हम वहाँ मौजूद अधिकारियों को आपके बारे में बताएं? इसकी ज़रूरत नहीं है, विभा ने कहा। हाँ, वह मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता दिया जाए। लड़की मिलनी ज़रूरी है, भले ही पीछे से यमुना का पानी रोकना पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे बहू रानी। थैंक्स कहने के बाद विभा ने लाइन काट दी। उसके बाद हम 30 मिनट तक वहां रहे, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बनकर। चांदनी किसी को नहीं मिल सकी थी, न जीवित न मृत। एकाएक विभा ने वीणा को गोपाल मराठा का नाम और उसके ऑफिस का एड्रेस नोट कराने के बाद कहा, यह शख्स दिल्ली पुलिस में एएसपी है। तुम्हारा अगला काम इस पर कड़ी नजर रखना है। जन्म कुंडली भी निकाल सको तो बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे और शगुन के जिस्म में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया? जवाब हम में से किसी की आंख में नहीं था। विवाह के फारिग होते ही मैंने पूछा, इसका क्या मतलब?
किसका मतलब बताऊं? मराठा पर नजर रखने का? ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा ही गहरा लगा। गहरे से मतलब? क्या तुमने नोट नहीं किया, जब भी चांदनी का नाम आया वह जरूरत से कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया। इसी उत्तेजना में उसने जमील अंजुम को लाइन हाजिर कर दिया, छंगा को चाटा मारा। और छंगा बूरा जब चांदनी के बारे में वैसा बता रहे थे तो उसके चेहरे पर ना समझ में आने वाले एक्सप्रेशंस थे। और चांदनी के घर जाने से भी कतरा गया। उत्साहित से शगुन ने कहा, मुझे ये बात खटकी थी। खटकी तो मुझे भी वे सभी बातें थी विभा जो तुमने कही, मगर उन सब बातों का आखिर मतलब क्या हुआ? वही पता लगाने के लिए तो वीणा को एड्रेस दिया है। ओह आओ, उसने कहा, होटल चलते हैं। क्या तुम अशोक से कुछ भी पूछना नहीं चाहोगी? मेरे लहजे में हैरत थी। कैसे हो गया ये हादसा अशोक? कल मेरी बात काटकर वह कल मेरी बात काटकर वह लीमोजीन की तरफ बढ़ गई। अगले दिन हम 9 बजे बजाज भवन पहुंचे। वातावरण वैसा ही था जैसा किसी घर की चहेती बहू के ना रहने पर होना चाहिए था। विभा ने होटल से ही कमिश्नर को फ़ोन करके मणिशंकर बजाज को अपने बारे में बता देने के लिए कह दिया था। उसी का परिणाम था कि लीमोजीन जब आयरन गेट से शुरू होने वाले धनुषाकार ड्राइव वे को पार करके शानदार पोर्च के नीचे रुकी तो अगवानी हेतु खुद मणिशंकर बजाज मौजूद थे। ड्राइव वे के दोनों तरफ फैले विशाल और खूबसूरत लॉन को देखते मैं, शगुन और विभा लिमोजिन से बाहर निकले। वेलकम करते वक्त मणिशंकर बजाज के चेहरे पर विवाह के लिए सम्मान तो था, परंतु उत्साह या गर्मजोशी नहीं थी। उसके स्थान पर उदासी ने कब्जा जमा रखा था। जाहिर था कि वह उदासी पिछली रात घटी दुर्घटना के कारण थी। मणिशंकर बजाज हमें ड्राइंग रूम में ले गए। अगर मैं वहाँ की भव्यता का वर्णन करने के स्थान पर सीधा काम की बात पर आऊँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और काम की बात यह है कि दुर्घटना पर अफसोस जाहिर करने के बाद विवाह ने सीधा सवाल किया, मणिशंकर जी, क्या आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि चांदनी ने ऐसा क्यों किया? क्या कहें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? आज उस घटना को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया जिसने हमारी शांत और खुशहाल ज़िंदगी में हलचल मचा कर रख दी थी। शून्य में आके टिकाए वे कहते चले गए। 5 दिसंबर की सुबह थी वे, बल्कि सुबह ठीक से हो भी नहीं पाई थी। 5 ही बजे थे कि जमील अंजुम अपने सहायक के साथ आया। उसने कहा कि चांदनी ने रतन बिरला की हत्या की है। हमारे तो पैरों तले से धरती खिसक गई। यकीन ही नहीं आया कि वह बक क्या रहा है। हमने उसे धमकाया, चीफ मिनिस्टर से बात करने की बात कही, कहा कि बजाज भवन में घुसकर ऐसी बेसिर पैर की बात कहने की उसकी हिम्मत कैसे पड़ी। उसने बहुत ही विनम्र लहजे में कहा कि पहले मेरे पास मौजूद सबूत के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि इंसाफ पसंद चीफ मिनिस्टर महोदय से बात करने से कोई लाभ भी होगा या नहीं। हमने गरजते हुए सबूत मांगा। जवाब में जो सबूत उसने पेश किया उसके बारे में जानने के बाद हम न केवल अवाक रह गए बल्कि मुंह में जैसे जुबान ही नहीं रह गई थी। आप शायद चांदनी द्वारा एटीएम से निकाले गए 50,000 की बात कर रहे हैं? जी। 4 और 5 दिसंबर की रात को जब चांदनी कहीं गई ही नहीं थी तो आपने इस बात पर यकीन कैसे कर लिया कि उसने एटीएम से पैसे निकाले होंगे? बजाज की आंखें सिकुड़ गईं। बोले, ये बात आपसे किसने कही कि उस रात वे कहीं नहीं गई थी? क्या वह गई थी? विभा ने उनकी आंखों में झांका। प्लीज़ पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। थाने में चांदनी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि जिस वक्त मेरे एटीएम से पैसे निकले बताए जा रहे हैं उस वक्त मैं पति के साथ अपने बेडरूम में सोई हुई थी। इस बात का जवाब मणिशंकर बजाज ने एकदम नहीं दिया। कुछ देर जाने क्या सोचते रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ने के बाद बोले, चांदनी ने ऐसा अपने बचाव के लिए कह दिया होगा। अर्थात उस रात वे कहीं गई थी? जी। कहाँ? धीरज क्या? धीरज? धीरज सिंघानिया, गुजरमल सिंघानिया का बेटा। उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कहीं आप उन्हीं गुजरमल सिंघानिया की बात तो नहीं कर रहे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग माने जाते हैं? वही, मणिशंकर बजाज ने बताया। असल में अशोक और धीरज के बीच एक बिजनेस मीटिंग हुई थी। उसके बाद थोड़ी दोस्ती हो गई जो कि उनके हम उम्र होने की वजह से स्वाभाविक थी। सो उस रात अशोक और चांदनी उन्हीं के यहाँ डिनर पर गए थे। दोनों? हाँ। कितने बजे निकले थे घर से? 9:30 बजे। लौटे कितने बजे? करीब 1 बजे। कुछ देर विवाद चुप रही, जैसे बजाज से किया जाने वाला अगला सवाल सोच रही हो। फिर बोली, मैं अशोक से बात करना चाहती हूँ। मणिशंकर बजाज ने बगैर कुछ कहे इंटरकॉम पर बगल के किसी और हिस्से में संपर्क स्थापित करके अशोक को ड्राइंग रूम में बुलाया। कुछ देर बाद अशोक भी हमारे सामने था। उसके चेहरे पर उदासियां गर्दिश कर रही थीं। आंखें बता रही थी कि जमकर रोया है। अभी तक भी वह उन्हीं कपड़ों में था जिनमें हमने निजामुद्दीन पुल पर देखा था। विभा ने उसे बहुत गौर से देखते हुए पूछा, जिस रात तुम लोग डिनर के लिए धीरज सिंघानिया के यहाँ गए थे, क्या उस रात 9:30 से 1 बजे तक चांदनी हर पल तुम्हारे साथ थी? हाँ। वह छोटा सा वाक्य कहते वक्त वह थोड़ा हकलाया था। साथ ही अपने पिता की तरफ भी देखा था उसने।
क्या इस दरमियान उसने एटीएम कार्ड का प्रयोग किया था? नहीं। लहजा एक बार फिर लड़खड़ाया। मिस्टर अशोक, एकाएकी विवाह का लहजा सख्त हो गया। उसने अशोक की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि यह हत्या का मामला है और तुम्हारा कोई भी झूठ उल्टा तुम्हें ही फंसा सकता है। ऐसे मामलों में सिर्फ सच बोलने वाला ही खुद को संदेह के दायरे से दूर रख सकता है। मेरा दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि अशोक के जवाब देने के स्टाइल से जो शक मुझे हुआ था वही विभा को भी हो गया था। उस वक्त अशोक के चेहरे पर हवाइयाँ से उड़ती नजर आ रही थी जब विभा जिंदल ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा, सच बोलो, क्या उस रात चांदनी हर पल तुम्हारे साथ थी? नहीं। उसके जवाब पर मणिशंकर चौंकते नजर आए। विभा ने पूछा, मतलब? अशोक ने एक ऐसी सांस ली जैसे लंबी दिमागी जिद्दोजहद के बाद सच बता देने का फैसला लिया हो, और फिर बोला, हुआ दरअसल ये था कि घर से निकलते ही चांदनी ने कहा, अशोक, मेरा मूड डिनर पर जाने का नहीं है। मैं चौंका, बोला, ऐसी बात थी तो घर से क्यों निकली? वह बोली, असल बात यह है अशोक कि कई दिन से मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मेरा मन उनसे मिलने और बातें करने को कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं चकरा उठा। असल में चांदनी ने मुझसे अपने पापा की इच्छा के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी की थी। इसलिए उसके पापा ने यह कहते हुए संबंध तोड़ दिए थे कि वह उनके लिए मर चुकी है। जब मैंने कहा, ऐसे हालात में तुम अपने पापा के पास कैसे जा सकती हो, तो वह बोली, तभी तो तुम्हें साथ नहीं ले जा रही। अभी मैं खुद भी नहीं कह सकती कि वे कैसा व्यवहार करेंगे। उनके द्वारा किया गया मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ अशोक, लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं सह सकूंगी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि उनसे मिलूं, अपने किए की माफ़ी मांगूं और उन्हें मनाने की कोशिश करूं। नहीं कह सकती कि अंजाम क्या होगा, लेकिन दिल कह रहा है कि एक कोशिश तो मुझे करनी ही चाहिए। जब उसने ये सब कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। कहा, लेकिन इस बीच मैं कहाँ रहूँगा? तो बोली, धीरज के यहाँ डिनर पर चले जाओ। मैंने कहा, वह तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या कहूँगा? बोली, कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। और फिर यही हुआ। मैं टैक्सी से धीरज के यहाँ गया और गाड़ी से फरीदाबाद, और वह गाड़ी से फरीदाबाद। फरीदाबाद? उसके पिता वहीं रहते हैं। वहाँ क्योंकि रात के वक्त टैक्सी से जाना सुरक्षित नहीं था इसलिए गाड़ी उसे दी। ये क्या कह रहे हो अशोक? मणिशंकर बुरी तरह चौंके थे। ये बात तुमने हमें पहले तो कभी नहीं बताई। सॉरी पापा, चांदनी ने मना किया था। वह बोला, आप जानते ही हैं क्यों। असल में आप भी इस बात को पसंद नहीं करते कि चांदनी अपने पापा से मिलने गई थी। यानी तुम लोगों की घर वापसी साथ हुई थी? विभा ने पूछा। अशोक ने कहा, हाँ। कैसे? फरीदाबाद से लौटते वक्त उसने मुझे फ़ोन कर दिया था। तब तक डिनर भी ख़त्म हो चुका था। हम आश्रम चौक पर मिले और इस तरह साथ साथ घर आ गए। क्या बताया उसने? पापा से क्या बातें हुई? वह निराश और दुखी थी। कहने लगी कि वे पिछली बातों को भूलकर मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं है। मैंने उसे सांत्वना दी कि एक दिन उन्हें हमें माफ़ करना ही होगा। और अगली सुबह जब तुमने ये सुना कि पिछली रात वे छंगा बूरा से मिली थी, उन्हें रतन के मर्डर की सुपारी दी थी, तो तुम्हें क्या लगा? क्या तुम्हें शक नहीं हुआ कि वाकई ऐसा हो सकता है? हुआ था। इस संबंध में चांदनी से बात की होगी? की थी। क्या कहा उसने? यही कि ये सब झूठ है। मैं तो छंगा बूरा को जानती तक नहीं। सच्चाई यही है कि मैं फरीदाबाद पापा से मिलने गई थी। और तुमने यकीन किया? सच्चाई ये है कि नहीं। वजह? उसके एटीएम से निकाले गए रुपयों का छंगा बूरा के पास से बरामद होना। वह कहता चला गया। जब मैंने ये सवाल किया तो वह रोने लगी। कहने लगी कि अशोक, जब तुम ही मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे एटीएम से पैसे कैसे निकले और कैसे छंगा बूरा के पास पहुँचे। बस इतना ही कह सकती हूँ कि किसी ने मुझे बुरी तरह फंसाया है। इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन उसका दिल रखने के लिए दर्शाया यही कि मैंने विश्वास कर लिया। वैसे भी मन में ये भावना उठी थी कि उसने जो किया ठीक ही किया। रतन को उसके गुनाह की सज़ा तो मिलनी ही थी। वह नहीं देती तो मैं देता। अब तो मेरा काम उसे कानून से बचाना था। पर दिल में ये अफसोस ज़रूर था कि वह मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता रही। अगर उसने ये शानदार काम किया तो मुझसे छुपा क्यों रही है? मतलब ये हुआ कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तुम्हें मालूम था कि रतन की हत्या उसी ने की है। वह खामोश रहा। शुरू में झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अगर चांदनी दुनिया में होती, यानी कल वाला हादसा ना हुआ होता, तो उस रात के उसके गायब होने की सच्चाई को मैं किसी के भी सामने मरते दम तक लाने वाला नहीं था। सपाट लहजे में मैं कहता चला गया। लेकिन अब जबकि वह रही नहीं, तो मेरे कुछ भी कहने से कानून उसका क्या बिगाड़ लेगा? पर यह क्या ज़रूरी है कि वह रही ना हो? कहने के साथ विभा ने उसे ध्यान से देखा। मरते हुए तो किसी ने नहीं देखा उसे। यमुना में कूदते हुए तो देखा है। हो सकता है बच गई हो, कहीं हो। हमने तो ये भी सुना है कि वह एक कुशल तैराक थी। मुझे मालूम है, लेकिन बचेगी तो तभी जब खुद को बचाने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी तैरने की। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। क्यों?
ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? वे निराशाजनक बातें अब याद आ रही है ना, बल्कि उसी क्षण जहन में कौंध गई थी जब उसने यमुना में छलांग लगाई, जो मुझसे गाड़ी में और पुल के रेलिंग की तरफ बढ़ती कर रही थी। और छलांग लगाते वक्त तो उसने साफ ही कहा था, मुझे माफ़ कर देना अशोक। वह क्षण ऐसा था जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वह हवा में जंप मार चुकी थी और यमुना की तरफ जा रही थी। विभा जिंदल का अगला सवाल, किस किस्म की निराशाजनक बातें कर रही थी वह और क्यों? कल शामी से वह बहुत उदास नजर आ रही थी, दुखी सी और निराश सी भी। मैंने बहुत प्यार से कारण पूछा तो कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। बार बार पूछने पर भी केवल यही कहा कि मेरा मन बहुत उचाट हो रहा है। किस्मत के मारे मैंने ही कहा कि आओ कहीं घूम कर आते, मन बहल जाएगा। गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में उसने कहा कि अशोक, जिस तरह से हमने शादी की उस तरह से करके शायद ठीक नहीं किया। इस बात से मुझे उसकी निराशा और दुख का कुछ एहसास हुआ और फिर मैं समझाने लगा कि चांदनी, गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। थोड़ा वक्त गुजरने तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। बातों ही बातों में उसने निजामुद्दीन पुल की तरफ चलने को कहा। मैंने उसी तरफ गाड़ी मोड़ दी। उन्हीं बातों के चलते पुल पर रुकने को कहा। यह ख्याल तो तब भी मुझे कूड़ मगज के दिमाग में नहीं आया कि वह ऐसा भी कुछ कर सकती है। और रेलिंग के करीब पहुंचकर उसने जिस तेज़ी से जो किया, उसने तो मुझे किम कर्तव्य विमूढ़ ही कर डाला। बार बार यही अफसोस हो रहा है कि मैंने पहले ही उसके इरादे को क्यों नहीं भांप लिया था। इस बार विभा ने तुरंत कोई सवाल नहीं किया, ध्यान से अशोक को देखती रही। फिर एकाएक कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे मोबा मोबाइल पर मैसेज आया कि छंगाबूरा की खोली पर जाओ, तुम वहाँ गए और उनकी लाशें देखी, तो दिमाग में क्या आया? मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रही हैं। क्या उसके बाद भी तुम्हें रतन की हत्यारी चांदनी लगी? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। उस घटना ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद जब वकील के पास पहुंचे और उसने ये कहा कि अब कोर्ट में चांदनी को बेगुनाह साबित करना मुश्किल है, तो मुझे लगा कि कहीं मैं चांदनी पर शक करके उस पर जुल्मी तो नहीं कर रहा हूँ। कहीं चांदनी ठीक ही तो नहीं कह रही है कि उसे किसी ने षड्यंत्र में फंसाया है। छंगा भूरा को जलाकर मार देने का काम तो चांदनी कर नहीं सकती। उनके मरने से तो उसे ही नुकसान हुआ है। उसे नुकसान पहुंचाने वाला ये काम कहीं उसी ने तो नहीं किया जो चांदनी को फंसाना चाहता है। उस घटना से मैं डबल माइंड हो गया, पर किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सका। लेकिन उस वक्त तो एक नतीजे पर पहुंच गए होगे जब तुम मुंबई में थे और किसी ने तुम्हारी अंगूठी चांदनी को भेजी। मेरी अंगूठी चांदनी को भेजी? अशोक साफ साफ बुरी तरह चौंकता नजर आया। किसने? कब? अब बारी हमारे चौंकने की थी। विभा ने उसी चौंके हुए सर में कहा, तुम मुंबई में थे, अपनी अंगूठी होटल के कमरे में सेंटर टेबल पर रखकर नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। वापस निकले तो अंगूठी वहाँ नहीं थी। तुमने होटल में खूब हंगामा किया। अगले दिन मैं कुरियर से चांदनी को मिली। उसने तुम्हें फ़ोन किया कि अरे अरे। बुरी तरह हैरान अशोक ने उसकी बात काट कर कहा, क्या कहे चली जा रही हैं आप? कब हुआ ऐसा? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आप कहाँ से चंडू खाने की उड़ा रही हैं? हमने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर के लिए वहाँ खामोशी छा गई थी। फिर विभा ने उस खामोशी को तोड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ख्याल से रतन ने क्या वास्तव में चांदनी से रेप किया था? ये क्या सवाल हुआ? कहने के साथ उसने अपने पिताजी की तरफ देखा। कोई भी लड़की अपने बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? वह सब सुनकर तुम पर क्या प्रतिक्रिया हुई? प्लीज़ व्यर्थ के सवाल करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं कोई भी सवाल व्यर्थ का नहीं करती हूँ मिस्टर अशोक। यह अलग बात है कि जब वह किया जाता है तो सामने वाले की समझ में उसका मतलब नहीं आ रहा होता। भला इस सवाल का क्या मतलब हो सकता है? उसके लहजे में अब भी रोष था। एक पति को अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनने के बाद कैसा लगेगा कि उसके दोस्त ने उससे रेप किया है? हमारे ख्याल से तो अलग अलग पतियों पर अलग अलग रिएक्शन होगा। हम तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो हर पति पर एक ही रिएक्शन होगा, वह ये कि उसका खून खौल उठेगा। जी चाहेगा कि अभी जाकर ऐसी नीच हरकत करने वाले हरामजादे को गोली से उड़ा दूँ। पर तुमने ऐसा किया तो नहीं? चांदनी ने रोक लिया था, वरना मैं उसी समय रतन को। हमें तो ये पता लगा कि चांदनी ने तुम्हें नहीं रोका था। मतलब? सुनने के बाद तुम गुस्से में ज़रूर आए थे, लेकिन फिर खुद ही शांत हो गए। समझदारी भरी बातें करने लगे। कहने लगे कि इस तरह रिएक्ट किया गया तो समाज में बहुत बदनामी होगी, लेकिन रतन की इस जलील हरकत का बदला लेकर रहोगे। पता नहीं आपने कहाँ से क्या क्या सुन लिया। ये झूठ है। ये सब तो चांदनी ने कहा था। उसने यही सब कहकर रोका था मुझे। चलो, उस वक्त उसने तुम्हें रोक दिया और तुमने ये फैसला भी किया कि रतन की जलील हरकत का बदला ज़रूर लोगे। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद तुमने कुछ नहीं किया। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? 1 महीने का वाक्य ऐसा नहीं था जिसमें अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं करने वाला था। मतलब कुछ करने का इरादा रखते थे? पक्का। किस तरह उसकी जलील हरकत का बदला लेना चाहते थे? यही तो। अशोक के दांत भिज गए। यही तो निश्चय नहीं कर पाया था मैं। यदि एक बार ये सूझ जाता कि मुझे इस तरह बदला लेना है तो देर नहीं करता, वही कर डालता।
कमाल की बात है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम में तुम यही निश्चय नहीं कर पाए कि अपनी पत्नी पर इतना बड़ा जुल्म करने वाले जालिम के साथ करना क्या है? इसमें कमाल की क्या बात है? नहीं सूझा तो नहीं सूझा। विभा ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बदला लेने का कोई ख्याल तुम्हारे दिमाग में था ही नहीं? कैसी बात कर रही हैं आप? क्या ऐसा पति भी कोई हो सकता है जिसके दिमाग में ऐसी घटना का बदला लेने की भावना ना हो? पति के दिमाग में ये बात तो आ सकती है कि पत्नी असल में पूरा सच नहीं बता रही, और वह पूरा सच ये है कि विस्की पीकर वह भी बहक गई थी। बहके हुए उन्हीं लम्हों के कारण उसके और सामने वाले के बीच वह सब हो गया जिसे पत्नी अब अपने बचाव हेतु रेप का नाम दे रही है। विभा बगैर रुके कहती चली गई, ऐसी अवस्था में पति सिर्फ मर्द से बदला लेने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि ऐसा कुछ करेगा जिससे एक साथ दोनों का पत्ता साफ हो जाए। अरे आप तो मुझी को। विभा जी, एकाएक मणिशंकर बजाज ने हस्तक्षेप किया। लहजा थोड़ा सख्त था। कमिश्नर साहब हमें आपके बारे में सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए हमारी नज़र में आप बेहद सम्मानित हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सामने ही हमारे बेटे को हत्यारा करेंगे और हम खामोश रहेंगे। अभी ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। आप क्या हमें इतना नादान समझ रहे हैं कि जो आप कहना चाह रही हैं उसे समझ ना रहे हो? वे अब भी नाराज़ नज़र आ रहे थे। आप सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि अशोक को यह शक हो गया था कि चांदनी नशे की झोंक में रतन से संबंध बना बैठी थी, जिसे बाद में उसने रेप का नाम दिया। इसलिए इसने ऐसे ढंग से रतन की हत्या कर दी कि चांदनी उसमें फंस जाए। नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं थी मेरी। कहने के साथ विभा बड़े ही विचित्र ढंग से हंसी थी। मैंने तो एक कॉमन बात कही थी। यदि आपको ऐसा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई, और एक बार फिर उसे विभा ने अशोक की तरफ देखते हुए ये कहकर तोड़ा, अगर मैं तुम्हारे बेडरूम की तलाशी लेना चाहूँ तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? उसने तुरंत कहा, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? 10 मिनट बाद हम अशोक और चांदनी के बेडरूम में थे। मणिशंकर बजाज ने विभा से पूछा ज़रूर था कि उसने किस आशा से बेडरूम की तलाशी लेने का फैसला किया है। विभा बस इतना कहकर रह गई थी कि जो शख्स सुसाइड करता है वह आमतौर पर कुछ लिखकर छोड़ जाता है। विभा का यह अनुमान भी 100% खरा उतरा था। चांदनी कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ लिखकर छोड़ गई थी। इतना सब कुछ कि मेरे और शगुन के दिमाग भन्ना कर रह गए। बेडरूम की तलाशी लेने में विभा ने अपने साथ साथ हमें भी लगा लिया था, और पॉलीथिन में लिपटी हुई डायरी बाथरूम में मौजूद फ्लैश की टंकी से शगुन के हाथ लगी थी। पॉलीथिन के ऊपर रबर बैंड चढ़े हुए थे जो इस बात का घोतक थे कि जिसने भी उसे रखा था उसकी मंशा ये थी कि पानी की एक बूंद भी पॉलीथिन को पार करके डायरी तक ना पहुंच सके। रबर बैंड और पॉलीथिन हटाई गई। मैं, विभा, अशोक और मणिशंकर शगुन के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर उत्सुकतापूर्वक नीले कवर वाली उस छोटी सी डायरी को देखने लगे। पहले पेज पर मोटे हरफों में कुछ लिखा था, इकरारनामा। उसके नीचे अपेक्षाकृत छोटे शब्दों में साइन करने वाले अंदाज में चांदनी बजाज लिखा था। ये तो चांदनी की राइटिंग है और उसके साइन है। कहने के साथ अशोक ने शगुन के हाथ से उसे लगभग छीन लिया था। उसकी हरकत पर शगुन ताव खा गया। डायरी वापस छीनने की कोशिश करता बोला, ये क्या हरकत है? इस पर मेरा हक है, अशोक डायरी सहित अपना हाथ ऊपर करके बोला। चांदनी मेरी पत्नी थी। पत्नी की चीज़ पर पति का हक केवल तभी तक रहता है मिस्टर अशोक जब तक पत्नी जिंदा रहे, विभा ने कहा। अगर वह ना रहे तो ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेटर्स का हक होता है। पर पता नहीं उसने क्या लिखा हो। मुमकिन है मेरी और अपनी कोई प्राइवेट बात, या सिर्फ मेरे लिए कोई मैसेज। विभा यूं मुस्कुराई जैसे अशोक के द्वारा कोई बचकानी हरकत होते देख रही हो। बोली, अगर कोई शख्स अप्राकृतिक मौत मर जाए तो फिर उसकी कोई भी बात किसी के लिए प्राइवेट नहीं रह जाती। हाँ, इतना किया जा सकता है कि डायरी तुम्हारे सामने ही पड़ी जाएगी। अगर इसमें हमारे काम का कुछ नहीं हुआ, केवल तुम्हारे लिए कोई मैसेज हुआ, तो तुम्हें दे दी जाएगी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अशोक बड़ी मुश्किल से इस बात पर सहमत हुआ, जबकि विभा उसके अड़ियलपन पर बराबर मुस्कुराए जा रही थी। उसी के आदेश पर शगुन ने डायरी पढ़नी शुरू की और ज़ोर ज़ोर से पढ़नी शुरू की। लिखा था, मैं अर्थात चांदनी बजाज अपने पूरे होशो आवाज़ में ये डायरी लिख रही हूँ, और इसलिए लिख रही हूँ कि मेरी मौत के बाद किसी के दिमाग में कोई सवाल ना रह जाए। 2 और 3 नवंबर की मनहूस रात मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई थी जो सीधा मौत के आगोश में जाकर समाता था। रतन ने मेरे साथ रेप किया। अगली सुबह भावावेश में उसके बारे में अशोक को बता तो बैठी, लेकिन उसके तुरंत बाद बहुत पछताई। वह पछतावा मुझे अशोक की प्रतिक्रिया देखकर हुआ था। उनकी हालत ऐसी हो गई कि अभी जाकर रतन का खून कर देंगे। मैं ये सोचकर डर गई कि अगर अशोक ऐसा कुछ कर बैठे तो क्या होगा, इसलिए मैंने ही उन्हें संभाला। इज्जत और बदनामी के जाने कैसे कैसे वास्ते देकर रोका, मगर रतन ने जो कुछ किया उसे भूल भी नहीं पा रही थी। मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। ये भी नहीं चाहती थी कि अशोक ऐसा कुछ करे, जबकि मुझे लग रहा था कि वे ऐसा ही करेंगे। अजीब दुविधा में फंस गई थी मैं। उस दुविधा से निकलने का एक ही रास्ता सूझा,
ये कि अशोक के ऐसा कुछ करने से पहले मैं ही कर डालूं। वही किया। मैंने उस जालिम को मार डाला। अपने साथ रेप करने वाले को अपने हाथों से मौत की नींद सुलाया था मैंने। छंगा बूरा या किसी और को उसकी फिरौती नहीं दी थी। हो सकता है इस डायरी को पढ़ने वाले मेरे इस रहस्योद्घाटन पर चौंक पड़े, लेकिन सच यही है। रतन की हत्या की योजना मैं उसी दिन बना चुकी थी जिस दिन 4 दिसंबर को डिनर हेतु धीरज के यहाँ जाना तय हुआ था। सबसे पहले जहर का इंतज़ाम किया। यह इंतज़ाम कहाँ से किया इस बारे में इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि अपने साथ किसी और को नहीं फंसाना चाहती। उसके बाद छंगा बूरा से मिली। उन्हें सबसे पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल पर देखा था, किसी बच्चे के किडनैप के सिलसिले में। बाद में पुलिस ने उनकी खोली से बच्चे को बरामद किया था। चैनल पर बच्चे को भी दिखाया गया था, छंगा बूरा को भी, और उनकी खोली को भी खूब हाईलाइट किया गया था। मगर बच्चे के असली अपहरणकर्ता वे नहीं थे। उन्होंने तो उसे सिर्फ अपनी खोली में रखने का जुर्म किया था। असली अपहरणकर्ता बच्चे का कोई करीबी रिश्तेदार ही निकला था जिसने उसे किडनैप करके उनके पास रखा था। बच्चे की फिरौती से मिलने वाली रकम में उनका कमीशन था। बाद में मीडिया ने इस बात को भी खूब उछाला था कि 2 दिन बाद ही छंगा बूरा को अदालत से जमानत मिल गई थी। मुझे किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी, सो उनसे मिली। कहा कि 4 दिसंबर की रात को एक आदमी उनके पास किसी गाड़ी में एक लाश लेकर आएगा। उन्हें सिर्फ उस गाड़ी को दिल्ली के किसी दूर दराज इलाके में छोड़कर आना है। 50,000 में सौदा तय हो गया। सारी तैयारियां करने के बाद मैंने रतन को फ़ोन किया। उसने कहा कि 2 और 3 नवंबर की रात को जो कुछ तुमने किया, भले ही ज़बरदस्ती किया हो, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे जैसा लुत्फ़ उस रात आया वैसा पहले कभी नहीं आया था। विश्वास करो रतन, हर रात वही रात याद आती है। साथ अशोक की होती हूँ, लेकिन दिल में कामना तुम्हारी रहती है। क्या हम एक बार फिर नहीं मिल सकते? पिछली बार जो कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हुआ था। इस बार उसमें मेरी मर्जी और इच्छा भी शामिल होगी। रतन तैयार हो गया। बल्कि अगर ये लिखूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसकी तो बाछें खिल गईं। मैंने उसे 4 दिसंबर की रात को अपने फार्म हाउस पर बुला लिया। कहा कि मैं भी अशोक को किसी बहाने से चकमा देकर पहुंच जाऊंगी। फार्म हाउस की देखभाल के लिए केवल एक चौकीदार रहता है जिसे नाइट शो देखने भेज दूंगी। यही किया भी। रतन वहाँ पहुँचा, लेकिन बगैर कार के। ऐसा देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ाई, क्योंकि मेरा प्लान उसकी लाश को उसी की कार में डालकर छंगा बूरा के पास पहुँचाना था। वह टैक्सी से आया था। कहने लगा गाड़ी से इसलिए नहीं आया क्योंकि लोग गाड़ी देखकर ही पता लगा लेते हैं कि बंदा कहाँ है। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सावधानी मेरे दिमाग में ये सवाल बनकर कौंधने लगी कि इसकी मौत के बाद क्या करूँगी। मगर ये सवाल मुझे मेरे इरादे से नहीं डिगा सका। सच कहूँ तो अपने इरादे से डिगने का मेरे पास कोई चांस ही नहीं था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि जो कहकर उसे बुलाया था वह करके वापस जाने देती, और वह तो आई उस मूड में था। आते ही मेरे जिस्म से छेड़छाड़ करने लगा। मेरा समूचा अस्तित्व उसके प्रति घृणा से भर गया, लेकिन ऊपर से प्यार जताती रही, जो कि उस वक्त ज़रूरी था। मैंने कहा कि आज की रात को हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कि हमेशा के लिए यादगार बन जाए। उसे भला क्या दिक्कत हो सकती थी। मैंने जाम बनाने शुरू किए। उसे पिलाई, दिखाने के लिए खुद भी पी, लेकिन असल में मैं पी नहीं रही थी। वह दूसरा पैक था जिसमें उसकी नज़र बचाकर जहर मिलाया, और उसे पीने के बाद वह कमीना मेरे कदमों में लाश बना पड़ा था। उसे उस अवस्था में देखकर जाने क्या हुआ कि मुझ पर जुनून सा सवार होता चला गया, जैसे सिर्फ उसे मारकर ही चैन नहीं मिला था। मैंने उसकी बॉडी पर थूक दिया, सारे कपड़े उतार डाले। उसी समय ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर पड़ा एक स्केच पेन नज़र आया। जाने कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात आई कि उसके नंगे जिस्म पर कुछ लिखूं, कुछ ऐसा जिसे पढ़ने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह हत्या क्यों हुई है। क्यों लगा सिर्फ क्यों ही लिख दूं तो लोग शायद समझ जाएंगे। नंगी लाश और उस पर लिखा हुआ क्यों। लोग समझ जाएंगे कि इसने किसी लड़की के साथ घृणित काम किया होगा जिसकी वजह से यह हालत हुई। और फिर उसके पेट पर क्यों लिख दिया। मुझे सुकून मिला, वह सुकून जो उसकी लाश को देखकर भी नहीं मिला था। सुकून मिला तो दिमाग में ये सवाल उठा कि इसे किस तरह लेकर छंगा बूरा के पास पहुंचूं। अपनी गाड़ी का इस्तेमाल तो कर नहीं सकती थी। सोचते सोचते एक ही बात दिमाग में आई, ये काम किसी और की गाड़ी से करना होगा। किसकी? गाड़ी चुराई जा सकती है। ये सोचकर दिल कांप गया कि क्या मैं ऐसा कर सकूंगी। लेकिन अब जबकि वह सब कुछ कर चुकी हूँ, लग रहा है कि वाकई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आदमी के जब सिर पर पड़ती है तो सब कुछ कर गुजरता है। बाहर से उस कमरे का ताला बंद किया जिसमें लाश थी, और पैदल ही फार्म हाउस से बाहर निकली। टैक्सी पकड़ी। टैक्सी फार्म हाउस से ज़्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि गुलमोहर होटल की बिल्डिंग पर नज़र पड़ी। दिमाग में आया, इसकी पार्किंग में बहुत सी गाड़ियाँ होंगी, कोई भी चुराई जा सकती है। टैक्सी वहाँ छोड़ दी, पार्किंग में पहुँची। एक एक गाड़ी के लॉक में अपनी गाड़ी की चाबी लगाकर देखने लगी। उस क्षण मुझे एहसास हुआ था कि जिन बातों को हम किताबों में यूं ही पढ़ जाते हैं
असल में उन्हें करना कितना मुश्किल होता है। मेरे होश उड़े हुए थे। ज़बरदस्त सर्दी के बावजूद पसीना पसीने हो गई थी। हकीकत यह है कि मेरे लिए रतन का मर्डर करना आसान साबित हुआ था, लेकिन गाड़ी चुराना बेहद कठिन। बस इतना ही कहूँगी कि मरता सब कुछ करता है। ले देकर चाबी ने सफ़ेद रंग की एक इनोवा का लॉक खोल दिया और फिर उसी से वह स्टार्ट भी हो गई। पार्किंग के चौकीदार की नज़रों से उसे किसी तरह बचाकर बाहर लाई। ये बस मैं ही जानती हूँ। उसे हवा की तरह उड़ाती फार्म हाउस पहुँची। हालांकि मुझे अकेले के लिए उस कमीने की लाश को डिग्गी में डालना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन करना था सो किया। गाड़ी लेकर फार्म हाउस से बाहर निकली, एटीएम पहुंची, रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। दूसरी बातों की तरह यह बात भी पहले ही सोच चुकी थी कि 25,000 12 बजने से पहले निकालूंगी, 25,000 के 25-12 के बाद। 11:55 पर पहले 25,000 निकाले। उसके बाद वहाँ 10 मिनट गुजारने भारी हो गए थे, ख़ास तौर पर इसलिए कि मेरे पास चोरी की गाड़ी थी और गाड़ी में थी रतन की लाश। एक बार तो पुलिस की गश्ती जीप भी गुजरी। उस वक्त तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रुक गई थी। खुद को एटीएम केबिन में व्यस्त दर्शाया था मैंने। पुनः सांसें तभी चालू हुई जब जीप गुजर गई। राम राम करके 10 मिनट गुजरे, बाकी 25 निकाले। छंगा बूरा की खोली पर पहुंची। वे इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखकर ये ज़रूर कहा कि तुमने तो कहा था कि पैसे और गाड़ी लेकर कोई और आएगा। मैंने 50,000 उनके हाथ पर रखते हुए कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारा काम उसे यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर छोड़कर आना है। वे तो इस काम के लिए तैयार थे ही। उस वक्त ज़रूर थोड़े घबराए जब मैंने कहा कि गाड़ी चोरी की है, इसलिए पुलिस से बचकर जाना। छंगा ज़्यादा हिम्मत वाला था। उसने कहा, फिक्र मत करो मैडम, अच्छा हुआ बता दिया, सतर्क रहेंगे। आगे भी ऐसा कोई काम निकले तो ज़रूर याद करना। मैं बगैर समय गंवाए वहाँ से निकल ली। मेन रोड से फार्म हाउस के लिए टैक्सी ली। अब मैं संतुष्ट और तनाव मुक्त थी। मेरे ख्याल से अब दुनिया की कोई ताकत मुझे रतन का हत्यारा साबित नहीं कर सकती थी। छंगा बूरा अगर लाश के साथ पकड़े भी जाते तब भी नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक ये मुझे नहीं जानते थे। ये बात तो आगे जाकर पता लगी कि ये मेरी भूल थी। फार्म हाउस के बाद टैक्सी छोड़ते ही मैंने धीरज सिंघानिया के यहाँ डिनर पर गए अशोक को फ़ोन करके आश्रम चौक पहुँचने को कहा और फिर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ पहुँच गई। वे मुझे इंतज़ार करते मिले। उनके पूछने पर कह दिया कि पापा पुरानी बातों को भूलने को तैयार नहीं है। वे सारे रास्ते मुझे सांत्वना देते रहे। उसके बाद हम अपने बेडरूम में आकर सो गए। सो तो असल में अशोक गए थे, मेरी आंखों में नींद कहाँ। सुबह के 5:30 बजे, उस वक्त मैं ऊँग ही रही थी कि दस्तक की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। जहन में सैकड़ों सवाल जहरीले सर्प बनकर रेंगने लगे। दरवाज़ा खोला तो सास ससुर को खड़े पाया। अंदर ही अंदर मेरे 53 कांप गए थे, लेकिन ऊपर से सामान्य दर्शाती रही। और उस वक्त तो छक्के ही छूट गए जब उन्होंने एटीएम कार्ड लेकर नीचे आने को कहा। लगा छंगा बूरा लाश सहित पकड़ गए हैं। मगर तब भी मेरी समझ में ये बात आकर नहीं दे रही थी कि नौबत किसी के यहाँ तक पहुँचने की कैसे बन सकती है। दिमाग में सैकड़ों सवाल लिए ड्राइंग रूम में पहुँची। वहाँ पुलिस को देखते ही पैरों तले से धरती सरक गई, मगर सबके सामने खुद को सामान्य और अनजान दर्शाए रहना मजबूरी थी। जमील अंजुम जब मुझे जीप में बैठाए थाने की तरफ ले जा रहा था, तब तक भी ये सोच रही थी कि छंगा बूरा पकड़े गए होंगे। किसी सूत्र से पुलिस ने ये पता लगा लिया होगा कि उन्हें पैसे देने वाली मैं थी। लेकिन थाने पहुंचकर छंगा बूरा का बयान सुना तो दिमाग के धुर्रे उड़ गए। समझ ही ना सकी कि छंगा बूरा ने पुलिस से हकीकत छुपाकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था। झूठ भी ऐसा जिसमें खुद उन्हीं का गुनाह बड़ा हो रहा था। खुद को हत्यारा कह रहे थे वे, जबकि हकीकतन बताने पर सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करने के अपराधी थे। तभी इंस्पेक्टर के ज़रिए मेरे सामने अवंतिका का बयान आया। उसे सुनकर तो दिमाग चक्करगन्नी बन गया। भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता था कि अवंतिका सरासर झूठ बोल रही थी। उस रात रतन उसके साथ था ही नहीं, वह तो मेरे साथ था और मैं 11 बजे ही उसे ख़त्म कर चुकी थी। फिर अवंतिका ऐसा क्यों कह रही है कि वह 1:30 बजे उसके साथ पैराडाइज होटल से लौट रहा था और उसकी आंखों के सामने छंगा बूरा ने उसे किडनैप किया। इन दोनों बातों ने मेरा दिमाग बुरी तरह हिला रखा था, मगर उस वक्त हालात ऐसे थे कि इस संबंध में इसके अलावा किसी से भी कुछ नहीं कह सकती थी कि छंगा बूरा झूठ बोल रहे हैं। वही कह रही थी। हमें कोर्ट में पेश किया गया, जमानत भी हो गई। बाद में जब महसूस किया कि छंगा बूरा और अवंतिका के बयान एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं, तो किसी षड्यंत्र की बू आई। ये कि छंगा बूरा और अवंतिका मिलकर एक झूठ को सच बना रहे हैं, अर्थात कोई खेल खेल रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में आकर नहीं दे रही थी कि खेल आखिर है क्या। अंततः अपने दिमाग में घुमा रहे सवालों का जवाब पाने की लालसा में बुधवार की रात छंगा बूरा की खोली पर पहुंच गई। उस वक्त वे शराब पी रहे थे। मैंने दिमाग में घुमड़ रहे सवाल किए।
उन्होंने बताया कि पुलिस को ये बयान उन्होंने अवंतिका के कहने पर दिया है। मैं और बुरी तरह चौंक पड़ी। पूछा कि अवंतिका ऐसा क्यों चाहती है। नशे की झोंक में उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं बताया कि उसे कैसे पता कि उसके पति की हत्या तूने की है। वह तेरे जाते ही खोली पर आई थी। उसने कहा कि लाश वाली गाड़ी को लेकर हम अभी ना निकलें, 2 बजे के करीब निकलें, जानबूझकर खुद को पुलिस के चंगुल में फंसा लें और फिर वही बयान दें जो दिया है। मेरी बुद्धि चकरा कर रह गई। पूछा कि उससे उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने बताया कि अवंतिका का मकसद केवल तुझे ही फांसी पर चढ़ाना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो वह हमारे मुंह से हकीकत कहलवा कर भी कर सकती थी। अपने पति की हत्या के इल्ज़ाम में अब उसका मकसद तेरे साथ तेरे पति को भी फांसी पर चढ़ाना है। इसलिए उसने हमसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे हज़ार हज़ार के नोटों की 4 गड्डियाँ भी दिखाई। कहा कि देख, अवंतिका से ये मिले हमें और इन्हें हम कोर्ट की अगली डेट पर हलाल करने वाले हैं। उस दिन हम अदालत में ये बयान देंगे कि हमें सुपारी देने वाली अकेली चांदनी नहीं बल्कि उसका पति भी था। दोनों साथ साथ खोली पर आए थे। मैंने कहा, लेकिन ऐसा कहने पर तुम खुद भी तो हत्या के इल्ज़ाम में फंसोगे, कोर्ट तुम्हें भी तो। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, अवंतिका मैडम ने हमें सरकारी गवाह बनकर बचने का रास्ता बता दिया है। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। अपना फंसना तो मुझे किसी हद तक गंवारा था, किंतु ये गंवारा नहीं था कि अशोक पर कोई भी छींटा पड़े। बुरी तरह बौखला उठी मैं। चीखने चिल्लाने लगी कि मैं अभी सारी हकीकत खोलकर तुम्हारा और अवंतिका का भांडा फोड़ दूंगी। छंगा बूरा को शायद मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, सो वे मुझ पर झपट पड़े। मेरा मुंह भींचने की कोशिश करने लगे। हाथापाई शुरू हो गई। उसी हाथापाई में खोली में रोशनी कर रही एकमात्र लालटेन तार से निकलकर ज़मीन पर आ गिरी। वहाँ शराब बिखर चुकी थी, जिसने तुरंत ही आग पकड़ ली। छंगा बूरा उसे बुझाने में लग गए। मैं मौका लगते ही भाग गई। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं लगा था। बदहवासी की हालत में घर आ गई, कमरे में बंद हो गई। समझ ही नहीं पा रही थी कि किसी को कुछ बताऊं भी या नहीं। बताऊं भी तो क्या। सुबह तक यही जानने के लिए मरी जा रही थी कि छंगा बूरा का क्या हुआ। अब मुझ में अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने वही किया। बगैर आइडेंटिटी दिए एक सिम खरीदा, उसे अपने मोबाइल में डाला और अशोक के नंबर पर मैसेज किया, छंगा बूरा की खोली पर जाओ। मैसेज करने के तुरंत बाद मैंने सिम नष्ट कर दिया था। अशोक ने मैसेज के बारे में मुझे बताया। दोनों छंगा बूरा की खोली पर गए। खोली की राख के साथ छंगा बूरा की लाशें भी देखकर मेरी रूह कांप गई। हालांकि मैंने जानकर कुछ भी नहीं किया था, मगर खुद को छंगा बूरा का हत्यारा समझने लगी। फिर अवंतिका का ख्याल आया। लगा छंगा बूरा की मौत उसे बौखला कर रख देगी। बौखलाहट में वह फिर ऐसा कुछ कर सकती है जो मुझे और अशोक को नुकसान पहुंचाने वाला हो। अपनी तो खैर मुझे अब कोई परवाह ही नहीं रही थी, मगर अशोक का बाल तक बाका नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए एक और भयानक फैसला लिया, अवंतिका की हत्या का फैसला। सोचा, अशोक को उसकी काली नज़र से बचाने का एकमात्र यही तरीका है। जब रहेगी नहीं तो अशोक का क्या बिगाड़ सकेगी। ये बात मुझे जमती चली गई कि अवंतिका का खात्मा ज़रूरी है। मुझे मालूम था कि लंच के बाद वह हमेशा 1 घंटे के लिए आराम करती है, बल्कि सो जाती है। मैंने उसकी उसी आदत का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया था। यह आज ही की बात है। मैं किचन के लॉन से होते हुए उसके कमरे में पहुंची। उस वक्त सारा लॉन खुदा पड़ा था। सोती हुई अवंतिका को एनेस्थीसिया और इंसुलिन के मिश्रण का इंजेक्शन लगाया। रतन के कपड़े वहाँ रखे। उसके कपड़े उतारकर अपने साथ ले आई। उसकी बॉडी पर कुछ लिखने के लिए स्केच पेन साथ ले गई थी। ये सब इसलिए किया ताकि लोग उसकी लाश को देखते ही समझ जाएं कि उसे भी उसी ने मारा है जिसने रतन को मारा है। उसकी बॉडी पर मैंने किवो लिखा है। जो लोग मलयालम भाषा जानते हैं उन्हें मालूम है कि किवो का मतलब चुड़ैल होता है। चुड़ैली तो थी वह, जो मेरे पति को बेगुनाह होने के बावजूद कानून के फंदे में फंसाना चाहती थी। मगर मैं, जो अभी अभी अवंतिका की हत्या करके आई हूँ और अपने कमरे में शांत चित्त के साथ ये डायरी लिख रही हूँ, अपने बारे में सोच रही हूँ कि क्या थी मैं और क्या हो गई हूँ। रतन ने मेरे साथ रेप किया था, पर उसके जवाब में क्या मुझे वही करना चाहिए था जो किया? क्या वह उचित था? शांत मन से सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं। जाने किस जुनून में फंस गई थी मैं। फिर छंगा बूरा की हत्या। हालांकि वहाँ जो कुछ हुआ वह मैंने जानकर नहीं किया था, मगर फिर भी उनके इतने विवश अंत की निमित्त तो मैं ही बनी। उसके बाद अवंतिका का कत्ल, वह तो मैंने पेशेवर कातिल की तरह किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरे अशोक के लिए खतरा बन सकती थी। ये क्या हो गया मुझे हर समस्या का हल सामने वाले के अंत में ही क्यों और कैसे नज़र आने लगा है। हल तो और भी होते, वे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए। मुझे लगता है मेरे अंदर कोई क्रिमिनल बैठा था जो जाग गया। अगर मैं ज़िंदा रही तो और लोगों के कत्ल भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो कत्ल करना मुझे बहुत आसान लगने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर तो यह है कि मैं ही ना रहूँ। मुझे माफ़ कर देना अशोक, खुद से ही डर गई हूँ मैं। जो कुछ करूँगी इसलिए करूँगी
ताकि मेरे दिमाग में किसी और की हत्या का ख्याल ना आए। चांदनी बजाज। पूरी डायरी पढ़ने के बाद जब शगुन ने हम सब की तरफ देखा तो सभी के चेहरों पर वे भाव खत्तक कर रहे थे जो खुद उसके चेहरे पर भी नाच रहे थे। वे भाव थे हैरत के, अविश्वास के। केवल विभा के चेहरे पर अलग भाव थे। चांदनी की इस डायरी ने तो सारा केस ही हल कर दिया। कहते वक्त विभा का लहजा बहुत ही दिलचस्प था। हमारे दिमागों में घुमड़ रहे हर सवाल का जवाब है इसमें। जो कुछ हुआ चांदनी ने किया, उस सब के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, और अपनी आत्मा के जगने पर उसने खुद को ख़त्म कर लिया। किस्सा खत्म। हमें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ चांदनी ने किया होगा, मणिशंकर ने कहा। उस मासूम सी और भोली भाली नज़र आने वाली बच्ची ने। क्यों? विभा ने पूछा। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? क्या ये राइटिंग चांदनी की नहीं है? राइटिंग तो उसी की है। उनसे पहले अशोक बोल पड़ा। तो फिर तुम्हें तो यकीन आ रहा होगा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, उसने कहा। इतना सब कैसे कर सकी होगी चांदनी? ऐसी बातों पर यकीन आते आते ही आता है। मरता हुआ शख्स झूठ नहीं बोलता, और उसने ये डायरी लिखी ही तब है जब इस दुनिया से जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन कैसे हो सकता है आंटी? अजीब सी उत्तेजनात्मक अवस्था में शगुन ने कहा। कैसे हो सकता है ऐसा? इसमें जो कुछ लिखा है वह छंगा भूरे के बयान से बिल्कुल उल्टा है। वे झूठ बोल रहे हैं। अरे, कल तो आपने कहा था कि वे झूठे नहीं हो सकते। मेरी बात के पत्थर की लकीर होती है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अगर कोई सच्चाई लिखता है तो पूरी सच्चाई लिखता है। इसमें कहाँ लिखा है कि वे हमारे पास? दिमाग से काम लो शगुन, दिमाग से। विभा ने बहुत तेज़ी से उसकी बात काटने के साथ तीखे लहजे में कहा। साथ ही मुझे और शगुन को ज़्यादा ना बोलने का इशारा करती बोली। छंगा भूरा लफंगे हैं, उनकी नस नस में झूठ भरा। चांदनी सीधी सादी लड़की थी, इतनी ज़्यादा कि इतना सब करने के बाद भी उसे गिल्टी ने घेर लिया, तभी तो खुद को ख़त्म कर बैठी। वह झूठी नहीं हो सकती। शगुन का चेहरा तमतमाता रह गया। कुछ बोला नहीं वह। शायद मेरी तरह विवाह के इशारे को समझ गया था। लेकिन असमंजस में फंसे अशोक ने कहा, छंगा भूरा के लिए आप हैं शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं? वे तो मर चुके हैं ना। वे ऐसे मुर्दे थे जो जिंदा हो चुके हैं। विवाह मुस्कुराई। क्या मतलब? मणिशंकर बजाज बुरी तरह चौंके। बोले, भले ही वे अकेले हों, लेकिन चौंकने के वही भाव अशोक के चेहरे पर भी थे। उन दोनों को देखते हुए विभा ने कहा, तुम लोगों के समझने के लिए फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि खोली में लगी आग उन्हें जला नहीं पाई थी। किसी तरह बच निकले थे, लेकिन अब पुलिस के चंगुल में। मगर मैंने और चांदनी ने तो उनकी लाशें भी देखी थीं। मारे हैरत के अशोक का बुरा हाल हुआ जा रहा था। उस कदर जली हुई लाशों को देखकर भला कौन कह सकता है कि वे किसकी लाशें? अगर वे नहीं थे तो कौन थे? कहा ना, फ़िलहाल वह तुम्हारे समझने के लिए नहीं है। कहने के बाद एकाएक वह बातों का रुख मोड़ती हुई बोली, लेकिन चांदनी ने अवंतिका के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उनका क्या किया उसने? शायद लिखना भूल गई। एक बार फिर कमरे में खामोशी। पुनः तलाशी लो, विभा ने हमसे कहा। यहीं होना चाहिए। हम फ़ौरन ही उसके हुक्म का पालन करने लगे, मगर भरपूर कोशिश के बावजूद वांछित कपड़े नहीं मिले। मैंने इस उम्मीद में एक बंद खिड़की खोली कि शायद उसके पारी कुछ हो। खिड़की के दूसरी तरफ किचन लॉन था। वहाँ अमरूद, केले, पपीते और मौसमी के कई पेड़ थे। ज़मीन में मुँह दिए मूली और शलजम के पत्ते भी नज़र आ रहे थे। मेरी नज़रें उनके बीच कपड़ों को तलाश कर रही थी। यही क्षण था जो किचन लॉन को देखती विभा के मुंह से प्रसन्नता में डूबी किलकारी से निकली। वाह वेद वाह! क्या हुआ? मैं उसकी तरफ घूमा। किचन लॉन की तरफ देखते उस महामाया की आंखें यूँ चमक रही थीं कि क्या अंधेरे में जुगनू चमकते होंगे। किचन लॉन में जाओ। मुझसे कहने के बाद उसने शगुन से कहा, तुम भी। वहाँ पपीते के 2 पेड़ हैं, दोनों एक एक पर चढ़ जाओ। दोनों पेड़ों पर जो पपीते लटक रहे हैं उनमें से एक पपीता ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो बीच में से कटा हुआ होगा। उसे ले आओ। खोपड़ियाँ घूम गई हमारी। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या मतलब? मतलब बाद में पूछना, पहले वो करो जो मैंने कहा। लेकिन आंटी, शगुन बोला, भला पेड़ पर लटका कोई पपीता कटा हुआ कैसे हो सकता है? और अगर है भी तो तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। ये खराबी मुझे तुम दोनों में ही लग रही है। हर सवाल का जवाब तुरंत चाहते हो, उसने कहा। जबकि मेरा कहना है कि वह करते तो सही, वह करो तो सही जो मैंने कहा है। मतलब खुद समझ जाओगे। समझ में हमारी अब भी कुछ नहीं आया था, लेकिन किया वही जो उसने कहा था। असल में इस वक्त वह एक्साइटेड ही इतनी थी जितनी अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। जहाँ मैं ये समझ गया था कि उसने कोई बड़ी गुत्थी सुलझा ली है, वहीं ये भी समझ गया था कि बार बार पूछने पर भी इस बारे में कुछ बताने वाली नहीं है। सो एक ही जंप में मैं किचन लॉन में था। शगुन ने भी मेरे पीछे जंप लगाई। मणिशंकर बजाज की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। बात क्या है विभा जी? पेड़ पर कटे हुए पपीते का क्या मतलब हुआ? मुझे पता नहीं विभा ने उसके सवाल के जवाब में क्या कहा, क्योंकि तब तक मैं एक पेड़ की तरफ बढ़ चुका था। शगुन ने दूसरे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया था। वह मुझसे पहले पपीतों तक पहुंच गया और उस पर लटके एक
एक पपीते को उलट पलट कर देखने लगा। मैं उसके बाद अपने हिस्से में आए पेड़ पर लटके पपीतों के गुच्छे तक पहुंचा। शगुन की तरह ही एक एक पपीते को देखने लगा और उस वक्त तो मेरे समूचे जिस्म में रोमांच की बहुत ही अनोखी सी लहर दौड़ती चली गई जब गुच्छे के बीच एक ऐसे पपीते को लटके पाया जो सच में बीच में से चिरा हुआ था, यूं जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। मिल गया विभा। आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण मेरे मुंह से चीख सी निकल गई थी। तने से चिपके ही चिपके मैंने खिड़की के उस पार खड़ी विभा की तरफ देखते हुए कहा, सचमुच यहाँ एक ऐसा पपीता है जिसे किसी ने चाकू से चीर रखा है, उसे तोड़कर ले आओ, विभा ने कहा। दूसरे पेड़ के तने से चिपका शगुन भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उस पपीते को पेड़ से तोड़ा और फिर धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे उतरने लगा, जबकि शगुन एक जंप में ज़मीन पर पहुंच गया था। मेरे नीचे पहुंचते ही शगुन ने भी उत्सुकता के साथ उस पपीते को देखा जिस पर लंबाई में चाकू मारा गया था। फांकें अलग नहीं की गई थीं, केवल इस तरह चाकू चलाया गया था जैसे पपीता काटने के लिए पहला चाकू चलाया जाता है। मैं उसे उसी पोजीशन के लिए विभा के पास पहुंचा। आश्चर्य और उत्सुकता की ज़्यादती के कारण मणिशंकर बजाज और अशोक का भी बुरा हाल था। अशोक के मुंह से तो ये बात निकल भी गई, ये मामला क्या है भला? पेड़ पर लटके पपीते में किसी को चाकू मारने की क्या ज़रूरत थी? और आपको कैसे पता कि ये पेड़ पर लटके पपीतों में से एक पपीता ऐसा होना चाहिए? विभा ने पपीता अपने हाथ में आते उसे दो भागों में विभक्त कर दिया और मुझसे बोली, ये देखो वेद, ये है पीला घर और इसके काले बीजों को देखो, क्या ये काले मोती से नहीं लग रहे? उसके शब्द धाड़ की तरह ज़ोरदार आवाज़ के साथ मेरे जहन से टकराए। और मेरे ही क्यों, शगुन के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ था। तभी तो जोश में भरा बोला, और ये काले मोतियों के बीच पड़ी पॉलीथिन की ये छोटी सी गांठ है उसके बचाव का रास्ता। अब खुले हैं तुम्हारे दिमाग के तंतु। कहने के साथ विभा ने पॉलीथिन की उस छोटी सी गांठ को पपीते के बीजों के बीच से उठा लिया था। पपीते के दोनों हिस्से उसने वहीं कारपेट पर डाल दिए। लेकिन विभा, मैं क्या उठा, अब क्या फ़ायदा? जब वही ना रही तो बचाव के इस रास्ते का भला मतलब क्या हुआ? मैं तो कहूँगा कि इस पहेली को हल करने में तुम भी बहुत लेट हो गई। कोई भी पहेली यूं ही हल नहीं हो जाती वेग। चांदनी के कमरे से सटे किचन लॉन में पपीते के पेड़ देखे तो पीले घर और उसमें रहने वाले काले मोतियों का ख्याल आया। हमें भी तो कुछ बताइए विभा जी। जिज्ञासा की अधिकता ने मणिशंकर बजाज और अशोक का बुरा हाल कर रखा था, किंतु बोला मणिशंकर था, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और इस छोटी सी गांठ में क्या है? वह तो अभी हमने भी नहीं देखा। तो देखिए ना, अशोक ने कहा। यहाँ नहीं, विभा ने साफ कहा, इसमें जो भी कुछ है वह तुम्हारे नहीं सिर्फ हमारे देखने के लिए है। क्या मतलब? मणिशंकर बजाज बौखला गए। आओ वेद। कहने के साथ वह तेज कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। मैं और शगुन उसके पीछे लपके तो अशोक और मणिशंकर भी थे, परंतु अब विभा को उनमें से किसी की जैसे परवाह ही नहीं थी। वे कहते रह गए कि हमें तो कुछ बता दीजिए, ये सब क्या चक्कर है? पेड़ पर कटा हुआ पपीता क्यों था? उसमें से आपको क्या मिला है? मगर मजाल है जो विभा ने एक लफ्ज़ भी कहा। उनकी कोई बात जैसे उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। लिमोजीन में बैठते ही उसने शोफर से चलने के लिए कहा। हम दोनों कूद कूद कर अपनी सीटों पर सवार हुए। हैरत के मारे मणिशंकर बजाज और अशोक कलपते रह गए, जबकि लिमोजीन हवा के झोंके की तरह आयरन गेट की तरफ बढ़ी। लिमोजीन सड़क पर पहुंच ही रही थी कि शगुन ने कहा, उस गांठ को खोलिए आंटी। मैं उसमें मौजूद सामान को देखने के लिए, पहली बार मैं भी किसी चीज़ को देखने के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक हूँ कि सब्र नहीं कर पा रही। कहने के साथ उसने पॉलीथिन की उस छोटी सी गांठ को खोलना शुरू कर दिया। मैं और शगुन उचक उचक कर उसकी उंगलियों को देखने लगे। गांठ खुली, उसमें सिर्फ एक कागज़ था। कागज़ पर लिखा था 456 शंकर विहार कॉलोनी, चौमा रोड के नज़दीक, गुड़गांव। बस कागज़ पर उस एड्रेस के अलावा और कुछ नहीं लिखा था, और वह भी किसी ने हाथ से नहीं लिखा था। कंप्यूटर का लिखा हुआ लेज़र प्रिंटर से निकला प्रिंट था। अभी हम दोनों उस एड्रेस का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि विभा ने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करके कहा, मैं बोल रही हूँ कमिश्नर साहब। बोलिए बहुरानी। कमिश्नर की भी आवाज़ सारी गाड़ी में गूंजी। एक एड्रेस नोट कीजिए। कहने के बाद उसने कागज़ पर लिखा एड्रेस नोट कराया और बोली, आप समझ ही गए होंगे कि मामला दिल्ली से बाहर का। क्या वहाँ कोई मदद कर सकते हैं? आप बोलिए तो सही, करना क्या है? कहा गया। इस वक्त गुड़गांव में तैनात एएसपी हमसे कई बेंच जूनियर है। वेरी गुड। उससे कहिए कि इस एड्रेस पर कोई कैद है। अभी मैं नहीं कह सकती कि कैद करने वाले कौन हैं, कितने हैं और उनकी ताकत क्या है। यह सब उसे खुद पता लगाना है और पता लगाने के बाद कैदी को और उसे कैद करने वालों को अपने कब्जे में लेना है। मैं उसे अभी आदेश करता हूँ बहुरानी। यह कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। एसएसपी को खास तौर पर हिदायत दे कि इस काम को वह अपने किसी जूनियर को ना सौंपे। जो भी करने की ज़रूरत है अपने नेतृत्व में खुद करे। ओके। एक और बात, विभा ने जल्दी से कहा, कैदी को बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपराधियों को अगर क्षण भर पहले भी यह पता लग गया कि उन्हें घेरा जा रहा है या दबोचने के लिए कोशिश की जा रही है तो वे कैदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सारा मिशन कमांडो कार्रवाई की तरह होना चाहिए, इस तरह कि उन्हें सोचने समझने का ज़रा भी मौका ना मिले, अचानक ही खुद को पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरह जकड़ा पाएँ। मैं यशवीर सलूजा को सबको समझा देता हूँ बहुरानी। यशवीर सलूजा एसएसपी का नाम है। बताने के लिए शुक्रिया। उससे कहिए मैं 2 से ढाई घंटे के बीच इसी एड्रेस पर पहुँचूँगी, वहीं मिले। ओके, उधर से कहा गया। विभा ने थैंक यू कहने के बाद संबंध विच्छेद कर दिया। मैंने ज़रा भी समय गंवाए पूछा, वहाँ कौन कहते विभा? नाम बताने से काम चलेगा? उसने पलट कर सवाल किया। क्या मतलब? तुमने पूछा कौन कहते? उसने मेरी तरफ देखा। जवाब में उसका नाम ही बता सकती हूँ ना। बताओ। कामता प्रसाद। ये कौन हुआ? वहाँ पहुँचने के बाद ही पता लगेगा। मैं निरुत्तर सा हो गया, जबकि शगुन ने पूछा, कागज़ पर तो केवल एड्रेस लिखा है आंटी, आपको ये कैसे पता लगा कि उसका नाम क्या और वह वहाँ कैद है? जब हम एलएलबी में पढ़ते थे तो तुम्हारा ये पप्पू पप्पा फर्स्ट आता था। फर्स्ट भी तब आना शुरू हुआ जब मेरी शौबत में पड़ गया। फर्स्ट ईयर में तो पट्टा सेकंड ही रह गया था, जबकि मैंने हर ईयर में यूनिवर्सिटी को टॉप किया था। इस बात का मेरे सवाल से क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि इसकी समझदारी और मेरी समझदारी में कोई तो फ़र्क होगा। मैं उसी फ़र्क को तो जानना चाहता हूँ। अभी छोटे हो, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। एक बार फिर उसके कहने का अंदाज़ ऐसा था जिससे जाहिर था कि जितना बता चुकी हूँ उससे आगे कुछ नहीं बताएगी। चांदनी के छंगा बूरा के पास जाने और उनसे सौदा करने के संबंध में 3 कहानियाँ सामने आ चुकी थी। पहली वह जो चांदनी ने हमारे घर आकर सुनाई थी, ये कि छंगा बूरा से कोई सौदा करना तो दूर, वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पुलिस को दिया गया उनका यह बयान न केवल झूठा था बल्कि उसे हैरत में डाल देने वाला भी था कि उसने उन्हें रतन के मर्डर की सुपारी दी थी और उन्होंने रतन को किडनैप के बाद कत्ल किया था। दूसरी वह जो छंगा बूरा ने हमारे चंगुल में फंसने के बाद सुनाई थी, ये कि चांदनी उनके पास रतन की लाश लेकर पहुंची थी और उसी ने उनसे लाश के साथ गिरफ्तार हो जाने तथा अपने खिलाफ बयान देने के लिए कहा था। तीसरी वह जो चांदनी की डायरी से सामने आई थी, ये कि चांदनी ने उनसे सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने का सौदा किया था। खुद को पुलिस के चंगुल में उन्होंने अवंतिका के कहने पर फंसाया और चांदनी के खिलाफ बयान भी उसी की योजना के मुताबिक दिया। ये बात हमारी समझ में आकर नहीं दे रही थी कि इन तीनों कहानियों में से सच कौन सी थी। सॉरी, शायद मैं भूल रहा हूँ कि विवाह के मुताबिक छंगा बूरा द्वारा सुनाई गई कहानी सच थी। अगर ये सच था तो चांदनी ने झूठ क्यों बोला? 2 बार में 2 झूठ क्यों बोले? एक वह जो हमसे कहा, दूसरा वह जो डायरी में लिखा। अगर उसे झूठ ही बोलना था तो दोनों बार में एक ही झूठ क्यों नहीं बोला? इतनी विरोधाभासी बातें क्यों कही? किस चक्कर में थी वह? दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते पर हम घुमा फिराकर इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए विभा का दिमाग चाटते रहे। विभा का जवाब एक ही था, ये कि अगर कामता प्रसाद सही सलामत हाथ लग गया तो कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे कई बार पूछने पर भी वह इस सवाल को गोल कर गई कि कामता प्रसाद आखिर है कौन। उस वक्त हम गुड़गांव की सीमा में दाखिल हुए ही थे कि विभा का मोबाइल गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। कोट की जेब से निकालकर उसने डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर देखा, स्पीकर सहित ऑन करती बोली, यस। क्या मैं जिंदलपुर की बहुरानी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ, मैं यशवीर सलूजा बोल रहा हूँ बहुरानी, एसएसपी गुड़गांव। तुरंत ही सम्मानित लहजे में कहा गया, आपका नंबर मुझे दिल्ली के कमिश्नर साहब ने दिया है। क्या रहा? विभा ने काम की बात पूछी। ऑपरेशन 100% सक्सेस। कितने लोग थे वे? 3। कैदी? सुरक्षित है लेकिन बेहोश। बेहोश? ये लोग उसे नशे के इंजेक्शन्स देते रहे। ओह, उसे होश में लाने की कोशिश करो। वही कर रहे हैं बहुरानी। फ़ोन बस इसलिए किया है कि आप बेखट के सीधी मकान पर आ सकती हैं, कहा गया। इस वक्त यहाँ हमारा ही कब्जा है। 15-20 मिनट में पहुँच रही हूँ। बहुत बेहतर, कहकर संबंध विच्छेद कर दिया गया। सचमुच हम 20 मिनट बाद वहाँ पहुँचे। चोमा रोड के नज़दीक स्थित शंकर विहार कॉलोनी का मकान नंबर 456 एक तिमंजिला मकान था, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अच्छी खासी कोठी थी। मकान के बाहर 2 पुलिस जीपें और एक एम्बेसडर खड़ी थी। गेट पर कई पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। लीमोजीन जीप के पीछे ही रुकी थी कि एक हट्टा कट्टा और चुस्त दुरुस्त नौजवान लपकता हुआ सा गेट से बाहर निकला और लीमोजीन की तरफ आया। वह वर्दी में नहीं था, इसके बावजूद जाहिर था कि वही यशवीर सलूजा है। गाड़ी से बाहर निकलती विभा को उसने बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते की और अपना परिचय दिया। विभा ने उसे हमारे बारे में बताया। वह हमें अंदर ले गया, पहले एक कमरे में फिर दूसरे कमरे में। पहले कमरे में अंधेड़ आयु का एक शख्स फोल्डिंग पलंग पर लेटा हुआ था। पुलिस वाले रह रहकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। वह शख्स नाइट सूट पहने हुए था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था। दाढ़ी भी बुरी तरह बड़ी हुई थी। हम बगैर किसी के बताए समझ गए कि वह कामता प्रसाद है। दूसरे कमरे में 20 से 25 की आयु के 3 लड़के थे। तीनों ही जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे। लंबे लंबे बालों वाले वे लड़के उस वक्त सहमे हुए थे। उन्हें एक ही नज़र में देखकर कहा जा सकता था कि पुलिस ने अच्छी खातिरदारी की है। सलूजा ने उनके नाम बब्बन, शब्बन और शूरमा बताए।
तीनों ही अलग अलग तीनों कुर्सियों पे के साथ बंधे हुए थे। इनसे 3 देशी कट्टे, एक फ़ोन और 3 चाकू बरामद हुए हैं बहुरानी, यशवी सलूजा ने बताया। पकड़ का नाम कामता प्रसाद बता रहे हैं, उसे इन्होंने फरीदाबाद से किडनैप किया था। फरीदाबाद? मेरा दिमाग नाचा। खुद भी वहीं के रहने वाले हैं। वहाँ के एसएसपी ने पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। हालांकि नाम को बंसाली शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन वास्तव में अपराध प्रवृत्ति के हैं। कामता प्रसाद को क्यों किडनैप किया? विभा ने पूछा। फिरौती के लिए। झूठ बोल रहे हो, विभा बोली। कामता प्रसाद की हैसियत ही किसी को फिरौती देने की नहीं है। और फिर थोड़ी देर ठहरकर वह सीधे उन तीनों से बोली, किससे फिरौती मांगी तुमने? तीनों चुप। बोलो, यशवीर गुर्राया, वरना। विभा ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का संकेत किया और होठों पर मुस्कान लिए बोली, इस सब की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद ये खुद ही सारी हकीकत उगलते चले जाएंगे। किसी की समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा किस बेस पर कहा था। एक बार फिर वह सीधी उन्हीं से बोली, मुझे मालूम है कि तुमने 4 दिसंबर की रात को कामता प्रसाद को उनके घर से उठाया था। उस वक्त बेचारे सो रहे थे, और ऐसा तुमने किसी फिरौती के लिए नहीं किया, बल्कि उनकी बात उनकी बेटी से कराई है। कहो तो उनकी बेटी का नाम भी बताऊं? चांदनी। मैंने अनुमान से कहा, शायद वह चांदनी है। देखा, उसका नाम मेरे दोस्त को भी पता है। विभा ने उन्हीं तीनों पर नजरें गड़ाए कहा, जब हमें इतना पता है तो ये भी पता होगा कि कामता प्रसाद का अपहरण तुम लोगों ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि चांदनी को धमकाया जा सके, उसे ब्लैकमेल किया जा सके और उससे मनमाफिक काम कराया जा सके। उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव उतर आए थे, शायद ये सोचकर कि सामने खड़ी लेडी को उनके बगैर बताए इतना सब कुछ कैसे मालूम है। जबकि विभा लगातार उनके दिमागों को अपनी बातों की जकड़ में लेती हुई बोली, मज़े की बात यह है कि ऐसा तुमने अपने लिए नहीं किया। तुम तो ये तक नहीं जानते कि चांदनी है कौन और करवाने वाला उससे क्या करवाना चाहता था। अब उनके चेहरों पर हैरत ही हैरत गर्दिश करने लगी थी। अब करवाने वाले का नाम भी बताऊं या तुम बताओगे? भंसाली, उनमें से एक ने कहा। रमेश भंसाली। कहाँ रहता है? बसंत विहार, दिल्ली में। क्या करता है? उसके पिता की कई शुगर फैक्ट्रियाँ और पेपर मिल्स हैं, उनमें से एक ने बताया। एक फैक्ट्री फरीदाबाद में भी है। ओह, तो वहाँ के वर्कर हो तुम? जी। काम क्या है? ये देखना कि वर्कर्स यूनियन हड़ताल आदि ना कर सके। शुद्ध शब्दों में मालिकों के लिए गुंडागर्दी करते हो। वे चुप रहे। खैर, इस काम के कितने पैसे मिले? 25,000 पर डे। पर डे से मतलब? जितने दिन पकड़ को कब्जे में रखेंगे हर दिन के 25,000। 25 पैसे किस तरह पहुँचते? हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए जाते। रमेश भंसाली ने कहा था कि इस बारे में उसके बाप तक को भी पता ना लगे। बाप का नाम? भैरव सिंह भंसाली। रमेश का फ़ोन 4 दिसंबर की रात को कितने बजे आया? 11:15 पर। क्या कहा? कामता प्रसाद का एड्रेस बताया था, कहा था कि घर में वह अकेला होगा, जाकर दबोच लें। तुमने वही किया? हाँ। पूरी बात बताओ। कामता प्रसाद को कब्जे में लेते ही हमने रमेश भंसाली को फ़ोन मिलाया, फिर उसी के कहने पर मोबाइल कामता प्रसाद को दिया। भंसाली ने कामता प्रसाद की बात चांदनी से कराई। वह रो रही थी। कामता प्रसाद उससे बात तक करने को तैयार नहीं था। गुस्से और घबराहट में कहने लगा कि मुझे उसी दिन अंदेशा था कि एक ना एक दिन तो किसी मुसीबत में फंसेगी, और जिस दिन अपनी हैसियत से बहुत ऊपर के आदमी से शादी की थी। मगर मुझसे अब तेरा मतलब ही क्या है? मुझे क्यों इन गुंडों के चक्कर में फंसाया है? बस इतना ही कह पाया था कि दूसरी तरफ से चांदनी से फ़ोन छीन लिया गया। फिर भंसाली ने हमसे कहा कि हम उसके अगले आदेश तक कामता प्रसाद को अपने चंगुल में रखें। वहाँ से हम उसे अपने ठिये पर ले गए। अगले दिन हुक्म हुआ कि उसे फरीदाबाद से कहीं बाहर रखें। सो यहाँ ले आए और उसे बता दिया। नशे के इंजेक्शन क्यों लगा रहे थे? उसे भागने से रोकने के लिए बांध कर रखने और 24 घंटे चौकसी करते रहने से ऐसा करना बेहतर लगा। रमेश भंसाली का मोबाइल नंबर? इसमें है बहुरानी। यशवी सलूजा ने नोकिया का एक हैंडसेट दिखाते हुए कहा, इन्हीं का है। विभा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे में दाखिल होते एक पुलिस ने कहा, कैदी को होश आ गया है सर। गुड। कहने के साथ विभा तेज़ी से उस कमरे से निकलकर पहले कमरे की तरफ बढ़ गई। हम उसके पीछे लपके। कामता प्रसाद होश में भले ही आ चुका हो, मगर नशे के इंजेक्शन का प्रभाव अब भी उसके दिमाग पर था। विभा ने उसकी हालत में थोड़ी पूछताछ की। जितनी बातें तीनों गुंडे बता चुके थे, उससे आगे वह कोई खास बात नहीं बता सका। यानी उसे नहीं मालूम था कि कौन उसकी बेटी से क्या कराना चाहता था। असल में कामता प्रसाद अभी भी नशे में था, इतना ज़्यादा कि उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती थी। साथ ही डरा और सहमा हुआ भी था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त हो चुका है। उस वक्त विभा उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मोबाइल ने पुनः गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। विभा ने जेब से मोबाइल निकाला, डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नज़र डाली, ऑन करने के साथ कान से लगाती बोली, यस। दूसरी तरफ से पता नहीं ऐसा क्या कहा गया जिसे सुनकर वो बुरी तरह चौंकी। ये क्या कह रही हो तुम?
शायद फिर वही कहा गया जो पहले कहा गया था। वह बोली, कहाँ, क्या नाम है उसका? उस तरफ से शायद नाम बताया गया। इस बार तो विभा के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे थे जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मुंह से निकला, क्या क्या नाम लिया तुमने? फिर से तो लेना। कदाचित नाम दोहराया गया। ओह नो! वह कह उठी और कुछ देर तक ऐसी हालत में नजर आई जैसे कोशिश के बावजूद कुछ ना बोल पा रही हो। फिर खुद को नियंत्रित करके बोली, तुम ये बात दावे से कैसे कह सकती हो? जवाब में पुनः दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उसे सुनकर विवाह के मुंह से एक ही शब्द निकला, ओह। फिर कुछ देर बाद बोली, तुम वहाँ कैसे पहुँची? कुछ बताया गया। ओके, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, लेकिन 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। मराठा से कहना कि तब तक। कहती कहती स्वयं ही रुक गई। फिर बात बदल कर बोली, या नहीं, तुम मुझसे कुछ मत कहना, खुद को एक्सपोज मत करना, मैं खुद बात कर लूँगी। दूसरी तरफ से शायद सहमति जताई गई। विभा ने संबंध विच्छेद किया। एक नज़र कामता प्रसाद पर डाली। वह पुनः गफलत के से आगोश में चला गया था। उसे देखती विभा ने यशवी सलूजा से कहा, नशे के इंजेक्शन के प्रभाव से निकलने में अभी इन्हें कई दिन लग जाएंगे। उससे पहले ठीक से पूछताछ नहीं की जा सकती। क्या तुम इसे आज ही कमिश्नर साहब के पास दिल्ली पहुंचा सकते हो? मैं वही करूंगा जो आपका आदेश होगा, मगर मगर है तो शायद गुस्ताखी, लेकिन अभी अभी जाने किससे फ़ोन पर बातें करते वक्त आपने जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की उन्हें देख और सुनकर मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने आपको इतना उत्तेजित कर दिया है? क्या मैं जान सकता हूँ? यह वह सवाल था जो मैं और शगुन भी करना चाहते थे, मगर विभा ने उससे बहुत ही सपाट लहजे में कहा, उस मैटर का तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम बस कामता प्रसाद को और इन तीनों को भी दिल्ली पहुंचा देना। कहने के बाद वह दरवाजे की तरफ लपकी। हमें तो उसके पीछे लपकना ही था। लीमोजीन आगे बढ़ी थी कि मैंने कहा, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं विभा, इतने सारे कि मैं उन्हें दिमाग में ठीक से सजा भी नहीं पा रहा हूँ। एक आध को तो जवाब दे दो। मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। वजह? दिमाग में और सवाल जा घुसेंगे, वे भी जो इस वक्त तक सिर्फ मेरे दिमाग में। तब तो तुम्हारी खोपड़ी का मलूदा ही बन जाएगा। ऐसी बात है तो मलूदा ही बना दो, मैंने कहा। बताओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसे कौन से नए सवाल घुस गए हैं जो अभी तक मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच पाए हैं? मैं कुछ कहूँ? एकाएक शगुन बोला। विभा ने कहा, फरमाओ छोटे उस्ताद। छंगा भूरा का यह बयान सच्चा है कि लाश लेकर चांदनी उनके पास पहुंची थी और उसने उनसे खुद को फंसाने वाला बयान देने के लिए कहा था। ये तो पहले ही फरमा चुकी हूँ जनाब, अब कारण भी मेरे सामने। वो क्या? क्लियर है कि रमेश भंसाली नाम के आदमी ने चांदनी के पिता को मार डालने की धमकी देकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। वह उसी की भेजी छंगा भूरे के पास गई थी। उसी के कहने पर अपने एटीएम से पैसे निकालकर छंगा भूरा को दिए। कहने का मतलब यह है कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए खुद को फंसाया था। जीते रहो। अब तो मैं अपने दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि छंगा भूरा की खोली पर वह लाश लेकर भले ही पहुंची हो, परंतु रतन की हत्या उसने नहीं की। उत्साही शगुन ने कहा, हत्या रमेश भंसाली ने की है। तभी तो उसने चांदनी को ब्लैकमेल करके उससे ये सब करवाया। और डायरी में जो लिखा वह भी मजबूर होकर ही लिखा होगा, मैं बोला। उसके पिता के यहाँ होने से हमारे दिमाग साफ कर दिए हैं। लेकिन अगर वह दोनों बार रमेश बंसाली से ही ब्लैकमेल हो रही थी तो दोनों बार अलग अलग बयान क्यों दिए? शगुन ने सवाल उठाया। छंगा बूरा के मुताबिक उसने उनसे खुद ही अपने खिलाफ बयान देने के लिए कहा था, जबकि डायरी में कहती है कि उसने उनसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि वह तो छंगा बूरा के बयान से खुद हैरत में थी। और बाद में छंगा बूरा ने उसे बताया कि वह बयान उन्होंने अवंतिका के कहने पर दिया था। मैं चुप। दो प्यारे लाल, विभा ने मेरी खिल्ली से उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। जवाब दो पुत्र के सवाल का। जवाब मेरे पास होता तो देता। इतना आसान नहीं है वेद गुरु। मस्ती भरे आलम में आज वह मुझे नए नए नाम दे रही थी। जिस गुत्ती ने विवाह जिंदल के दिमाग का कीमा बना रखा है उसे सुलझाना इतना आसान नहीं है। मुझसे कहने के बाद वह शगुन की तरफ घूमी। और अब तुम बताओ पुत्र, अगर वह रमेश भंसाली से ब्लैकमेल हो रही थी तो ये बात उसने तुम्हारे घर आने पर क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं कहा कि उसके पिता रमेश भंसाली की कैद में हैं और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए तुम्हारे ज़रिए मेरी मदद चाहिए? असल में तो उसे इस काम के लिए तुम्हारे पास आना चाहिए था। और गा जाने क्या क्या गई। इस बार शगुन चुप। विवाह कहती चली गई। और ये तब हुआ जब बकौल अपने उस वक्त वह वहाँ सबसे छुपकर पहुंची थी। वहाँ हकीकत बताने से कौन रोक रहा था उसे? क्यों इतने लंबे लंबे झूठ बोले? उस वक्त तो पट्टी ने यह कहा था कि वह छंगा बुरा को जानती तक नहीं है। शगुन अब भी चुप। मैं बोला मैं बोला जैसे जैसे किस्सा आगे बढ़ रहा है वह लड़की तो पहेली में बदलती जा रही है। पहेली भी ऐसी जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। कहीं कुछ कहती है तो कहीं कुछ। अब मैं तुम्हारे दिमागों में नया धमाका करने वाली हूँ। कहने के साथ उसने अपने मोबाइल पर कोई नंबर पंच करना शुरू कर दिया। कैसा धमाका? शगुन ने पूछा। वह फ़ोन पर बोली, विभा जिंदल बोल रही हूँ मराठा।
आपकी उम्र बहुत लंबी है विवा जी। मोबाइल का स्पीकर ऑन होने के कारण मराठा की आवाज़ मुकम्मल गाड़ी में गूंजी। मैं आप ही को फ़ोन मिलाने वाला था। वजह, उसी श्रृंखला का एक और मर्डर हो गया। रमेश भंसाली की बात कर रहे हो ना? जी, मगर चौंका हुआ सर। आपको कैसे मालूम? उसे उसी श्रृंखला का मर्डर तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि लाश के पास से किसी लेडीज़ के कपड़े मिले। उसकी अपनी लाश पूरी तरह नंगी और पेट पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा है। आप तो कमाल कर रही हैं विभा जी। आवाज़ ही बता रही थी कि मारे हैरत के गोपाल मराठा का बुरा हाल था। सब कुछ इस तरह बता रही है जैसे लाश के सामने खड़ी हो। मैं इस वक्त गुड़गांव में हूँ और वहीं के लिए निकल चुकी हूँ। उसकी हैरत पर ध्यान दिए बगैर विभा कहती चली गई। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लाश ना उठे, ना ही घटनास्थल से छेड़छाड़ हो। जी ऐसे ही होगा। इतना सुनने के बाद विभा ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। वह कोई दूसरा नंबर पंच करने में व्यस्त थी, जबकि हम उसे यूं देख रहे थे जैसे अचानक उसके सिर पर सींग नजर आने लगे हों। मराठा से हुई उसकी बातें हमने सुनी भी और समझी भी, लेकिन अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शायद इसलिए शगुन ने कहा, यह आप क्या बातें कर रही थी आंटी? क्या वाकई रमेश भंसाली का मर्डर हो गया है? स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? नंबर पंच करती विभा बोली। और उसकी लाश भी नग्न अवस्था में पाई गई है। मैं अपने आश्चर्य पर काबू नहीं पा रहा था। उसके पास से किसी लेडीज़ के कपड़े मिले और उसके पेट पर अंग्रेजी का। वे कपड़े चांदनी के। उसने मोबाइल कान से लगाया। चांदनी के? हम दोनों उछल पड़े। वह मोबाइल पर कह रही थी, मणिक, वहाँ की निगरानी छोड़कर अब तुम दिल्ली आ जाओ। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया। उसे सुनने की ज़रा भी कोशिश किए बगैर विवाह ने संबंध विच्छेद कर दिया था। और तब वह हमारी तरफ देखती बोली, हाँ, चांदनी के कपड़े हैं वे। इस बात को अभी मराठा भी नहीं जानता। तुम कैसे जानती हो? जादू की छड़ी से। उसने शरारती अंदाज में भवें मटकाई। प्लीज़ विवाह, मैं बुरी तरह बेचैन था। मजाक मत करो। आप ऐसे हालात में मजाक कर भी कैसे सकती हैं? शगुन के चेहरे पर आश्चर्य गर्दिश कर रहा था। मुझे ऐसे ही हालात में मजाक करने का शौक है। बताओ ना विवाह, तुम्हें कैसे पता कि वे कपड़े चांदनी के हैं? वीणा ने बताया। वीणा ने? वह वहीं है। वो वहाँ कैसे पहुँच गई? भूल गए? मैंने उसे मराठा के पीछे लगाया था। तो मराठा रमेश भंसाली की लाश के इर्द गिर्द है तो जाहिर है कि वे भी वहीं होगी। भंसाली की लाश के पास से पाए गए कपड़ों को मराठा भले ही ना पहचानता हो, लेकिन वीणा पहचान चुकी है। बहरहाल उसने अपनी आंखों से चांदनी को यमुना में कूदते देखा था। तो फिर वे कपड़े भंसाली की लाश के पास कैसे पहुंचे? जैसे रतन के कपड़े अवंतिका की लाश के पास पहुंचे थे। वे तो हत्यारे ने पहुंचाए थे। वे भी उसी ने पहुंचाए होंगे। मगर क्यों और कैसे? उसने तो आत्महत्या की है। वीणा के ये सब बताने से पहले आइडिया मेरा भी यही था। फिर बेवा बेवा बोली, मगर अब लगता है आइडिया गलत था। वह सुसाइड नहीं, मर्डर था। और हत्यारा वही है जिसने रतन बिरला, अवंतिका और अब रमेश भंसाली की हत्या भी की है। अरे, शगुन के चेहरे से जाहिर था कि उसकी खोपड़ी बुरी तरह नाच रही है। मर्डर कैसे हो सकता है वह? अगर कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे तो वह भी हत्या ही होती है। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि चांदनी ने अपनी मर्जी से यमुना में छलांग नहीं लगाई, बल्कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? फिलहाल तो यही लग रहा है। उसे मजबूर करने वाला तो रमेश भंसाली था। वह बेचारा तो खुद भी उसी हत्यारे के हाथों मर चुका है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हत्यारे ने यमुना से चांदनी की लाश ढूंढी, उसके कपड़े उतारे और भंसाली की लाश को बस छोड़े। काफी समझदार हो गए। पर यह काम तो मुश्किल है, शगुन बोला। जो लाश इतने गोताखोरों को नहीं मिली उसे उसने ढूंढ लिया, और हत्यारा मुश्किल काम करने का एक्सपर्ट मालूम पड़ता है। अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा विभा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी तो कहा था हुजूर, मुझसे बात मत करो, वरना ये सवाल भी जहन में जा घुसेंगे तो सिर्फ मेरे दिमाग में थे। लेकिन तुमने कहा कि बना ही दो दिमाग का मलूदा, मैंने बना दिया। वह कौन है जिसे आपने दूसरा फ़ोन किया? शगुन ने पूछा। शायद ध्यान से नहीं सुना तुमने, मैंने मणिक का नाम लिया था। फरीदाबाद में वह कामता प्रसाद के घर की निगरानी कर रहा था। वही घर जिसके बाहर ताला लटका हुआ है। ऐसा इसलिए कराया था ताकि कामता प्रसाद या उसके किडनैपर्स का पता लग सके। वापस आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ पता लग चुका है। पर आपको कामता प्रसाद के बारे में पता ही कैसे लगा? शगुन का सवाल। कैसे पता लगा कि वे चांदनी के पिता हैं, कहाँ रहते हैं और किसी ने उन्हें किडनैप कर रखा? विवा ने अपनी कनपटी ठकठकाई। यहाँ से काम लिया जाए तो बहुत सी बातें काफ़ी पहले पता लग जाती हैं। मणिक को चांदनी की जन्म कुंडली निकालने के काम पर मैंने उसी दिन लगा दिया था जिस दिन तुम जिंदलपुरम पहुंचे थे। उसने खबर दी कि उसके पैतृक घर पर ताला लगा हुआ है। मेरे दिमाग में किसी गड़बड़ का खटका हुआ, सो उसे वहीं तैनात रहने के लिए कहा। बाद में जब छंगा बूरा से पता लगा कि चांदनी उन्होंने खुद ही खुद को फंसाने वाला बयान देने के लिए कहा था, तो दिमाग में तुरंत ये बात आई कि ऐसी विचित्र हरकत तो कोई सख्त किस्म की मजबूरी में ही कर सकता है। मुझे उसके पैतृक घर पर लटके ताले और मजबूरी में कोई संबंध नजर आया। यानी शक हुआ कि कहीं कोई कामता प्रसाद को मार डालने की धमकी देकर चांदनी को मजबूर तो नहीं किए हुए।
पपीते के अंदर से बरामद कागज पर लिखे एड्रेस को देखते ही समझ गई कि यही वह एड्रेस होगा जिस पर चांदनी के पिता हो सकते हैं। एकदम से इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई तुम? याद करो, चांदनी ने कहा था कि उसे लगता है उसे फंसाने वाले और बचाने वाले के बीच कोई जंग चल रही है। यह महसूस उसे बचाने वाले ने दिया लगता है। एक तरफ उसके पिता के घर पर लटका ताला, दूसरी तरफ पपीते के अंदर छुपाया गया यह एड्रेस। दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे लगा कि चांदनी ठीक ही सोच रही थी। शगुन बोला, लेकिन हमारे पास आकर कही गई चांदनी की सभी बातें झूठी साबित हो चुकी हैं। सभी बातें नहीं बच्चे, सभी बातें झूठी नहीं थी। मेरा अब भी यह मानना है कि उसने जो कहा झूठ को सच में मिक्स करके कहा। पर क्यों? सही जवाब यह है कि अभी ठीक से नहीं पता। विभा ने दिमाग को आराम देने के लिए आंखें बंद करते हुए कहा, अगर रमेश बंसाली की लाश कुछ बता सके तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं क्योंकि वो बीवियाँ बदलते थे के 5वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।